वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। एक दिन ही बचा है अब इसके बाद पेपर का, और तैयारियों में जो अंतिम टच देना है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इस समय। इधर भी 3 दिन के अंदर आपने देखा होगा कि लगभग वो सारे टॉपिक जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनको हमने कवर कराया है। आप इधर का आज तीसरा सेशन देख रहे हैं जो कि आपको वीडियो लाइव के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। इस पे पहले दिन हम लोगों ने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के टॉपिक कवर किए थे। दूसरे दिन हमने जो है इसमें कल के सेशन में आपने देखा होगा कि वो जो कंप्लीट पार्ट था आपका, जिसमें टाइम एंड वर्क था, पोर्ट एंड स्टीम था, ट्रेन कॉन्सेप्ट था और साथ साथ स्पीड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट था, वो पूरा का पूरा मैंने वहाँ पर आपको कवर कराया था। और आज जो है यहाँ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो। एवरेज का क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन, पार्टनरशिप का क्वेश्चन, एज का क्वेश्चन, मिक्सर का क्वेश्चन, एलिगेशन का क्वेश्चन, हर टॉपिक आपको दो दो प्रश्न, एक एक प्रश्न प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने इन 3 दिन के सेशन में आपको लगभग 15 क्वेश्चंस की तैयारी कराई है, 15 से 16 क्वेश्चन की। और इसके साथ साथ जो मैंने शॉर्ट वीडियोस आपको दिए हैं, जिसमें डीआई का सेशन दिया है मैंने आपको, वेन डायग्राम का सेशन दिया है, और कल के सेशन में आपने जो लैंग्वेज बेस देखे थे, आज ही सुबह आपको वीडियो मिला होगा, जो शब्द आधारित प्रश्न होते हैं उनके सेशंस देखे थे। अभी एक वीडियो मैं कल आपको प्रोवाइड करूँगा जिसमें समुच्चय के प्रश्न और इसके साथ साथ जो एक फिगर कटिंग का कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहा है उसका प्रश्न रहेगा। और इसके अलावा जैसे हम उसमें एक पार्ट और इन्वॉल्व कर देंगे, समुच्चय के साथ साथ प्रोबेबिलिटी को भी, इसको लेकर के भी आप बहुत डाउट में थे, तो प्रोबेबिलिटी, समुच्चय और फिगर कटिंग, इतना हम आपको कल प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे पूरा सेशन ही कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इन 3 दिनों में आपने संपूर्ण तैयारी कर ली। बाकी मॉडल पेपर और सारी एक्टिविटी हमारे उस चैनल जो रवि पी तिवारी ऑफिशियल है उस पर हम कवर करा ही रहे हैं, वहाँ पर आप लोग प्रॉपर कनेक्टेड ही हैं। चलिए, तो मेरी शुभकामनाएं और प्रयास आपके साथ हमेशा रहेगा। बस उम्मीद आपसे यही रहती है कि आप सभी हमसे जुड़े हैं, तो जुड़े रहिए अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप हो और एक व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को लेकर थोड़ा डाउट आ रहा है, तो दोनों को आप लोग ज्वाइन किए रहिएगा। अभी हम उसका क्यूआर लास्ट में लगवा देंगे जिससे कि आप उससे कनेक्ट हो जाइए। जब भी कभी हमारी कोई कनेक्टिविटी हो, कोई भी हमारी तरफ से सूचनाएं हो, मैथ से लेकर के कोई रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, तो आप उसमें शामिल रहें, जिससे कि हम सभी एक दूसरे से हमेशा कम्युनिकेटेड रहें। अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें और अपनी बातें भी जरूर रखा करें कमेंट्स में, जिससे कि हम भी उसी से कम्युनिकेटेड और कनेक्टेड रहें। चलिए, बातें तो खूब सारी हो गई, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सीधा सीधा प्रश्नों से शुरुआत होगी। टॉपिक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एवरेज है, सबसे पहले आप देख रहे हैं टॉपिक, मैं यहाँ से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। और इसके देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा आप पॉइंट कर लीजिएगा। एवरेज है, एलसीएम एचसीएफ है, पार्टनरशिप है, एज है, मिक्सचर है, एलिगेशन है, कुछ मिसलेनियस प्रश्न भी हैं और टोटल 25 सवाल हैं। इन 25 सवालों में इन सबको कवर करने की, सबको वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। परीक्षा ओरिएंटेड ही कंटेंट आपको दूंगा, इधर उधर की चीज़ें नहीं। यहाँ पर कोई सत्र, मतलब आप जैसे कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि बहुत बेसिक से चलिए, पॉसिबल नहीं है। बहुत ही थोड़ा सा, मतलब हमें यहाँ पर केवल रिलेवेंट विथ एग्जाम होना होगा, उन्हीं प्रश्नों को ही पढ़ना होगा इस समय जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी आप सब जानते हो कि एक टॉपिक पढ़ाने में कितना वक्त लगता है, उसका एक ही भाग कवर कराने में कितना वक्त लगता है। तो टॉपिक को लेकर थोड़ा प्रश्नों की काउंटिंग कर लीजिए आप सभी लोग। अगर हम एलसीएम एचसीएफ से देख रहे हैं तो 2 से 3 प्रश्न आपको दिख रहा है एग्जाम में। पार्टनरशिप से भी 1 से 2 क्वेश्चन दिखना शुरू हुआ, पहले दिन तो नहीं था, लेकिन उसके बाद से प्रश्नों की संख्या यहाँ पर आपको दिख रही है और अच्छे स्तरीय प्रश्न दिख रहे हैं। एज रिलेशन अभी तक 1 क्वेश्चन दे रहा है। मिक्सर एलिगेशंस के 2 से 3 क्वेश्चन आपको, या 4 क्वेश्चन कह सकते हैं। एवरेज के भी 2 से 3 क्वेश्चन कह सकते हैं। तो अगर हम कम ही जोड़ें तो 2 2 4 4 1 5 2 7 2 9, मतलब 9 से 10 क्वेश्चन अगर आप लोग इस सेशन से कवर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। 10 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो कुल मिला के हम 10 मिनिमम रखें, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी उपयोग, इसकी ज़रूरतें हमारी और ज़्यादा हो सकती है। तो आइए पहले प्रश्न से अब आप सब पेन कापी निकाल लो और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर आप सभी लोग जो है एक एक प्रश्न को मेरे साथ करते चलिए। मैं प्रश्न ओपन करूँ, आप उत्तर बताते जाओ, साथ साथ अगर सही लगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखते चले जाओ। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आता है, सीधा सीधा एलसीएम का क्वेश्चन है, भिन्न को लेकर के इसका कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ लीजिएगा। जब भी कभी भिन्न आपको दिए जाएं, ए बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ, इस प्रकार के नंबर्स आपको दिए गए हैं। अगर हमसे एलसीएम कहेगा तो मैं कहूँगा ए सी ई, जो मतलब न्यूमरेटर्स हैं उनका एलसीएम, डिवाइड बाई बी डी और एफ, जो डिनोमिनेटर्स है उनका एचसीएफ। ये हम एलसीएम के लिए अप्लाई करते हैं। और इसी के लिए अगर हमें एचसीएफ पूछा जाए हमसे, तो हम एचसीएफ में क्या लिखेंगे? एचसीएफ में देखिए क्या लिखा जाएगा, ए सी ई, मतलब जो ऊपर के पार्ट है न्यूमरेटर उनका एचसीएफ होगा, और नीचे के पार्ट चलिए बी डी और एफ, इनका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो जब लासा कहेगा भिन्न को लेकर के तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा, और जब मासा कहेगा तो अंशों का मासा बटे हरों का गासा।
अब इस प्रश्न की बात किया जाए, जैसे इसमें दिया है 5/7, 7/8 और 8/9 है। हमसे इसका क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है कि आप मुझे इसका एलसीएम बता दो। हम क्या करेंगे, इसका सेंस समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को कि करना क्या है। 5 का, 7 का, 8 का आपको एलसीएम करना है और नीचे अपने पास क्या है, 7 है, 8 है, 9 है, इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ करना है। अब सिंपल समझो, अगर जब भी एलसीएम की बात होती है तो सबसे वह छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः कटे, और अगर ऐसे नंबर हो, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ऐसे नंबर जो यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर दिए गए मतलब ऐसे नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब दे आर रिलेटिवली प्राइम, इनको एक कॉमन संख्या डिवाइड नहीं कर पाती है, ऐसे में एलसीएम हमेशा उन संख्याओं का प्रोडक्ट ही होगा। 5 गुणे 7 गुणे 8। एक प्रश्न कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सह अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है, हमेशा उनका गुणनफल होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, क्योंकि इनको भी अगर आप नोटिस करिए तो यहाँ पर भी कोई कॉमन टर्म नहीं जो प्रत्येक को डिवाइड कर सके। तो 7, 8, 9 अगर हम इसका एचसीएफ सोचेंगे तो 1 होगा, 5 8 40, 2 7 40, 4 7 28, 280/1 होगा, अर्थात एलसीएम सिंपली 280 हो जाएगा। तो 280 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल हो जाएगा। यहाँ पर हमसे अगर एचसीएफ पूछा होता, ध्यान दीजिएगा, तो उसी 5, 7, 8 का एचसीएफ करते, तो एचसीएफ करते अगर इसका तो 1 आता, और अगर इसका एलसीएम करते तो सभी का आपस में गुणा करते। 9 8 72 गुणे 9 करना होता, तो 72 गुणे 9 करने से 9 दूना 18, 9 7 63, 63 और एक 64, 648, 1/, हो जाता। तो जरूरत पड़ती तो, फिलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिलहाल हमसे केवल एलसीएम पूछा था। तो आशा करता हूँ ये पैटर्न आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है। एक पावर के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पावर में भी 2 प्रकार की स्थिति होती है। जैसे मान लीजिए जो प्रश्न आपको दिया है इसको थोड़ा ऐसे देखिए, अगर लिखा होता 5 की पावर 11, 5 की पावर 9, 5 की पावर 16 और 5 की पावर 10, और आपसे तब कहता कि इसका एलसीएम बताओ या इसका एचसीएफ बताओ। मतलब पावर इस समय देखिए सारी की सारी पॉजिटिव हैं, जो बेसिस हैं सबके सेम है, पावर पॉजिटिव है। एलसीएम कहेगा तो जो हाईएस्ट पावर वाला नंबर होगा वही एलसीएम होता, मतलब 5 की पावर 16 होता, और एचसीएफ जो सबसे मिनिमम पावर वाला नंबर होता वो आपका एचसीएफ होता, तब जब धनात्मक घात होती। क्योंकि धनात्मक घात में जितनी बड़ी घात रहती, जितनी बड़ी वैल्यू होगी, नंबर न्यूमेरिकली जितना बड़ा होगा उतना बड़ा अमाउंट उसका माना जाता है। लेकिन अगर यही नंबर आपका क्या है, 5 की पावर -11 है, 5 की पावर -9 है, 5 की पावर -16 है और 5 की पावर कितना है, -10 है, तो आपको इस समय अगर इनका एलसीएम और एचसीएफ सोचना है तो नंबर जब साइन माइनस के साथ होता है तो उस समय क्या होता है कि जितना बड़ा नंबर न्यूमेरिकली होगा उतना ही छोटा उसका अमाउंट होता है। मतलब हमको लासा में ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सबसे कटे, इसलिए दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा ढूंढना होता है। अब अगर मुझे लासा करना है, एलसीएम करना है, तो न्यूमेरिकली जो सबसे छोटा दिख रहा है घात में उसको लीजिए, अर्थात एलसीएम जब इसमें करोगे आप तो 5 की पावर -9 लेना होगा। ये सबसे बड़ा अमाउंट है। अगर आप भाग करके देखिए इसको सब भाग दे देंगे, मतलब अगर हम 5 की पावर -9 सोचिए, 5 की पावर -9 को किसी से भाग करके देखिए जिसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा था आपको, 5 की पावर -16, तो 5 की पावर -9 + 16 होगा, मतलब घट करके, मतलब ये 16 से 9 निकलेगा तो 7, 5 की पावर 7 आएगा, अर्थात एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब जब भी कभी नेगेटिव पावर दिखे तो सबसे जो मिनिमम पावर नंबर में दिख रहा होगा वो एलसीएम रिप्रेजेंट करेगा, और अगर यहीं पर एचसीएफ करना है तो आपको जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा ये वाला 5 की पावर -16 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। तो 5 की पावर -9 और 5 की पावर -16 ये ऑप्शन नंबर 3 में है। एलसीएम पहला सीक्वेंस में है और एचसीएफ दूसरा सीक्वेंस में है, तो एलसीएम ये पहला नंबर हो गया, एचसीएफ दूसरा नंबर हो गया। गलती से जैसे देखिए आपके मन में ये भी चल सकता था कुछ लोगों के, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा 5 की पावर -9 और 5 की पावर -16। तो सभी लोग उत्तर लगाइए, थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। वह अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत पूछे जा रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 122, 243 को भाग दें तो क्रमशः 2 तथा 3 शेषफल बचे। मतलब उस संख्या को आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मान लो आपसे कहा एक संख्या है n, इससे अगर मैं 122 को भाग दूं और इसी से मैं अगर 243 को भाग दूं, 122 को भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा पता है, रिमाइंडर आपका 2 आएगा, और 243 को भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसी संख्या आपको सबसे बड़ी ढूंढनी है। तो इसका तरीका सबसे बेहतर क्या होता है उसको समझिएगा। आप पहले इस रिमाइंडर को इससे घटा दीजिए, जब घटाओगे 122 से 2 तो 120 आएगा,
और ऐसे अगर 3 घटा देंगे तो आपका 240 आएगा। तो नियम जो होता है जनरली जो स्कूल में पढ़ते हैं वो ये होता है कि आप अब जो हमारे पास नंबर घटाने से प्राप्त हुए हैं इसका एचसीएफ फाइंड कर लो, मासा फाइंड कर लो। मासा वह संख्या होती जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे। तो 100 डिवाइड करता है उसके लिए हम छोटे को ढूंढते हैं। छोटा जो 120 है कंप्लीटली 240 को डिवाइड कर देगा तो एचसीएफ आपका 120 ही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, देखिए उत्तर आपका 120 हो गया और आप टिक भी करेंगे 120 ही राइट सोल्यूशन है। लेकिन कुछ लोग के मन में ये भी आ सकता है जो काम यहाँ 120 कर रहा है वो 30 भी कर सकता है। कैसे? आप 30 से भी भाग करके देखिए तब भी शेषफल 2 आएगा, 30 से भाग करके देखिए शेषफल तब भी 3 आएगा। लेकिन उसने एक शब्द लिखा था वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ ही होगी। इसलिए 120 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 120 आपको लगाना है, गलती से भी आपको 30 नहीं लगाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये पैटर्न भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलता मतलब एक तरह से ऐसे सोचिए ना, 120 को जो काट दे, केवल 30 ही नहीं 24 से भी सेम आंसर आएगा, 12 से भी सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 24 भी 120 को काट देगा और 12 भी काट देगा, 30 तो काट ही रहा था। तो कोई भी नंबर यहाँ पर वो शेषफल वाली स्थिति फुलफिल कर देगा, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा, 120 इसके लिए राइट सोल्यूशन माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है और क्या कहना चाह रहा है इस प्रश्न में। अगर हम ध्यान से अगर इस चीज को समझते हैं, प्रश्न देखिए। प्रश्न ए है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20, 24, 28 से विभाजित किया जाए। मतलब एक संख्या आपसे पूछा जा रहा है, जो नंबर्स मैंने यहाँ सर्कल किए हैं 12, 16, 24, 12, 16, 20, 24 तथा 28, ये सब भाजक हैं, डिवाइड करेंगे उसको और शेषफल क्या क्या आएगा? क्रमशः आएगा। क्रमशः मतलब अब मैं सीक्वेंस दिखा रहा हूँ, 5, 9, 13, 17 और 21 शेषफल आए। तो इसमें स्थिति देखो ऐसे है, अपने पास भाजक है, भाजक मतलब जो भाग दें, वो भाग देने वाले नंबर कौन कौन है? 12 हैं, 16 हैं, 20 हैं, 24 हैं, 28, ये लोग भाग दे रहे हैं। और रिमाइंडर देखिए क्या क्या आ रहा है, रिमाइंडर मतलब शेषफल जो आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है। देखिए 12 से भाग देने पर, मतलब 12 से भाग देने पर शेषफल आ रहा है, पहला नंबर है 5, दूसरा क्या है 9, 16 से भाग देने पर, 13 आएगा 20 से भाग देने पर, 17 आएगा 24 से भाग देने पर और 21 आएगा 28 से भाग देने पर। एक बात आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर, वो क्या कि जो भाजक और शेषफल का अंतर है वो सबका देखिए सेम होगा, है कि नहीं? यस, सबका अंतर सेम होगा। आप चेक करके देखिए 12, 5, 17, 9, 7, 16, 13, 7, 20, सबके बीच सेम डिफरेंस है। इस तरह का जब प्रश्न कभी आए तो आपको एक नंबर ढूंढना है n, एक नंबर ऐसा ढूंढना है n जिसको जब मैं 12 से भाग करूं तो शेषफल 5 आए, 16 से भाग करूं शेषफल 9 आए। मतलब वो चीज़ तो आप सोच ही रहे हो, लेकिन हमें समझ गए कि शेषफल सबके अलग अलग हैं। देखो अगर यही शेषफल ए होता, 7 सबके लिए होता, तो इसका मतलब जो नंबर आप ढूंढ रहे थे वो नंबर सबसे पहले इन सब से कटती, कटने के बाद 7 जुड़ी होती, मतलब इनके एलसीएम में 7 जोड़ने से प्राप्त होता। लेकिन क्योंकि शेषफल सबके अलग अलग है लेकिन डिफरेंस भाजक और शेषफल का सेम है, इसका मतलब ये जो संख्या आप सोच रहे हैं ये 12 का, 16 का, 20 का, 24 का और 28 का, अगर हम इन सभी के लिए एक एलसीएम ले लें, क्या ले लें? एलसीएम ले लें और उस एलसीएम में इस 7 जो इक्वल रिमाइंडर है उसको अगर घटा दें तो जाकर के आपको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब सबसे पहले एक संख्या ऐसे ढूंढो जो सबसे कट जाए, तो सबसे कट जाए मतलब 12 से, 16 से, 20 से, 24 से, 28 से, वह उनका एलसीएम होगा और एलसीएम से 7 घटा देने से जो रिक्वायर्ड नंबर आप सोच रहे हैं वो मिल जाएगा आपको, अर्थात उस संख्या तक आप लोग पहुंच जाएंगे। तो इसका तरीका एक हो सकता है कि आप एक काम करो कि आप सभी पहले इन दी गई संख्याओं का एलसीएम ढूंढ लो। एलसीएम से आप क्या कर दो भाई, जब एलसीएम निकाल ही लोगे, एलसीएम में 7 घटा देने से आंसर तो आ ही जाएगा। मतलब अगर हम क्या करें 12, 16, 20, 24, 28 का एलसीएम निकाल लें और एलसीएम से 7 घटा दें तो आपको वह नंबर्स प्राप्त हो जाएंगे एग्जैक्टली। और दूसरा तरीका क्या है उसका, क्योंकि वह 7 घटा हुआ है तो प्रत्येक में 7 जोड़ दें, 7 जोड़ दें, 7 जोड़ करके भाज्यता चेक कर लें। चलिए 7 जोड़ देने से देखिए क्या क्या आया, पहले में जोड़ा तो 1680 आया, कितना है 1680। दूसरे में जोड़ा तो 2000, 7 जोड़ने पर 52 हो जाएगा, 2052 हो जाएगा। और इसमें जोड़ा तो 85, 7, 92, 1692 हो जाएगा। अब हम भाज्यता चेक करेंगे, मतलब वह संख्या 12 से कटे, 12 से कोई कटेगा तो 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 16 से कटने का मतलब अंतिम 4 अंक कटे, 20 से कटने का मतलब होता है 5 से कटे, 4 से कटे, 24 से कटने का मतलब 8 से कटे, 3 से कटे और 28 से कटने का मतलब 4 से कटे और 7 से कटे।
तो सबसे पहले आप किसकी भाज्यता चेक कर लो। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अगर हम 8 से चेक कर लेते हैं तो 4 से 2 से करने की जरूरत नहीं है। 8 से कटने का मतलब जो अंतिम के 3 अंक हो 8 से कटे। जैसे हमने देखा कि अंतिम के 3 अंक, अब सोचो कौन कौन से नहीं कट रहे हैं, कौन कौन से कट रहे हैं। इसको 8 अठे 64, 8 पंचे 40 कट रहा है। इसमें मैंने देखा तो 8 छंगे 48 नहीं कट रहा है, तो किसी भी हालत में उत्तर तो हो नहीं सकता। इसकी बात किया तो 8 अठे 64, 5 ये भी नहीं कटेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसके अंतिम के 3 अंक 8 से कट रहे हैं। 8 से कट रहे हैं तो पक्का वह। और एक चीज आप और से भी देख सकते थे, मतलब ये तो चलो मैंने 8 थोड़ा टफ देखा। दूसरा जो यह अपने पास एक नंबर था भाज्यता 5 की। 5 से कोई संख्या तभी कटता है जब उसके अंत में 0 हो या 5 हो। एक ही संख्या है जिसके अंत में 0 है, बाकी इसके अंत में 2 है, 5 से कभी नहीं कटेगा। इसके भी अंत में 2 है, कभी 5 से नहीं कटेगा। तो 8 तो बल्कि 3 अंक चेक करना है, 5 से केवल अंतिम अंक से चेक करके हम डिसाइड कर सकते हैं। तो कुल मिला के 1680 क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर। और उस 16 से 80 से अगर हम 7 घटा दें तो नंबर आया था 1673। अब इस 1673 को आप प्रत्येक से भाग करके देखिए। 12 से करेंगे तो 5 से असफल आएगा, 16 से करने पर 9 आएगा, 20 से करने पर 13, 24 से करने पर 17 और 28 से करने पर 21 आएगा। तो इस प्रकार से राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा। मुझे भरोसा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगले प्रश्न पर आइए। यहाँ देखिए एक दशमलव वाला प्रश्न आया था, उस दिन आप लोग बहुत परेशान थे इसको लेकर के। थोड़ा इसका सिस्टम समझिए होता क्या है। हम दोनों चीज़ आपको बता देते हैं। एक तो फिलहाल मासा पूछा है, हम लासा भी बता देते हैं, मासा भी बता देते हैं। हमारे पास नंबर है 2.4, 0.36 है, 7.2 है और हमसे इसका एचसीएफ पूछा है। जब भी आपको दशमलव की संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो तरीका सबसे पहले समझिए कि आप दशमलव पहली चीज़ गायब करके सबके दशमलव के अंकों को इक्वल कर दीजिए। इक्वल कैसे होगा, जैसे इसमें 2 स्थान पर है, इसको भी आप 2 स्थान पर ऐसे बना दीजिए। दशमलव यहाँ से 2 स्थान गायब करेंगे तो 240 हो जाएगा, यह 36 हो जाएगा और यह 720 हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए कि हमने सब में दशमलव 2-2 स्थानों पर लगा दिया। कैसे लगा दिया, देखिए अगर हम लगाते तो यहाँ 240 होता, इसको उधर ले जाते 720 होता। एचसीएफ क्या होता है कि वह सबसे, एचसीएफ आप सबको पता है मासा, वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक को पूर्णतः काट दे। बहुत लोग डाउट में आते हैं, जैसे अगर हम सोचते हैं कि चलो इसको भिन्न के हिसाब से करेंगे तो गलत हो जाएगा। कोई सोचे कि चले भाई देखो मासा, मैंने आपको बार बार बताया है कि मासा किसी भी संख्या से बड़ी नहीं होती है। वह दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी होती है उसके बराबर या उससे भी छोटी होती है। जैसे अगर इसमें हम पूछें सबसे छोटा कौन है, बहुतों लोगों के दिमाग में आएगा सबसे छोटा शायद ए है, या नहीं, सबसे छोटा दरअसल ए है। क्यों, क्योंकि इसमें दशमलव 2 स्थानों पे लगा है, 0.36 है, एक से भी छोटा है। अगर यही भिन्न में कोई बनाएगा तो उसका गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, जैसे अगर भिन्न के नियम से आप जाओगे, सोचोगे चलो अंशों का मासा बटे हरों का लासा लगा दें, उसके पहले आप ऐसे दशमलव हटाओगे, 24/10 होगा, 36/100 होगा, 72/10 होगा। तो ऐसे में तो ऊपर आपको दूसरा ही कुछ बड़ा लगने लगेगा, इसलिए उस पर मत जाइएगा। जो तरीका बता रहा हूँ, दशमलव पहले सब में बराबर करिए, सब में 2-2 स्थान पर करने पर स्थिति आई। अब हमको सबको पता है मासा किसी से बड़ा नहीं होता, इसलिए हम गए 36 को पकड़ लिए। 36 क्या सबको काट पाएगा? 36 से कटेगा मतलब 9 से कटेगा और 4 से कटेगा, दोनों के लिए स्थिति सोचनी चाहिए। 9 से ना ये कटेगा, हाँ ये तो कट जाएगा, इसलिए आगे बढ़ जाइए, 18 पर पहुंचिए। 18 का मैंने सोचा तो पता चला 18 जो है उस 18 से कटने का मतलब भी 9 से कटना। 9 से तो कट नहीं पाएगा क्योंकि 4 2 6 होता है। अगला नंबर है 12। 12 इसको तो काटेगा ही, 12 इसको भी काट देगा और 12 इसको भी काट देगा। इसलिए अगर ये सब के सब बिना दशमलव के होते तो 12 अपना एचसीएफ होता, 12 एचसीएफ होता। लेकिन दशमलव अब सब में 2 स्थानों पे लगा था ऊपर, तो इसलिए 2 स्थानों पर दशमलव में लगाना पड़ेगा। तो 2 स्थान पे लगाएंगे तो 0.12 हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपका जो एचसीएफ आएगा वो 0.12 आएगा। 0.12 इसके लिए करेक्ट हल हो जाएगा। देखिए कहाँ पर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ होगा वो 0.12 होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर यहीं पर हमसे एलसीएम पूछता तो भी हम वही करते। वही करने का मतलब 240 लिखते, 36 लिखते और 720 लिखते, दशमलव हटाकर सबसे 2-2 स्थानों पर। अब सबसे बड़ी संख्या के पास जाते। क्या सबसे बड़ी संख्या सबसे कट रही है, इसको सोचते। सबसे कटने का मतलब 240 नहीं आए तो कट रहा है, 36 दूना 72 बिल्कुल कट रहा है, तो 720 ही होता धनात्मक संख्याओं के लिए। क्या होता, एलसीएम होता। लेकिन दशमलव 2 स्थान पर लगाने पर यह 7.2 हो जाता, मतलब यही आपका एलसीएम हो जाता। एलसीएम ऐसे निकल जाता और एचसीएफ जैसे मैंने बताया। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कंफर्म हुआ होगा। मुझे भरोसा है कि आपको समझ में बातें आई होगी। अच्छे से देख लीजिएगा, 0.12 इसका एचसीएफ है, ठीक है। गलती नहीं करिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब इसको हमने छोड़ दिया, अब हम पहुंच गए पार्टनरशिप के प्रश्नों पर। पार्टनरशिप आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
पहले दिन तो मुझे मतलब जैसे मैं जब आपको बार बार पढ़ाता था तो मैं ही कहता था कि यूपीपी का एग्ज़ाम तो भाई बिना पार्टनरशिप के आज तक नहीं बना, तो अभी कैसे बन जाएगा। ये पहले दिन नहीं आया तो बड़ा मुझे अपने ऊपर बड़ा वो लगा कि अरे यार क्या ही बोल दिया था बच्चों को। लेकिन दूसरे दिन से पार्टनरशिप आना शुरू हो गया और उसने अपने रूप को दिखाना शुरू कर दिया, मतलब किसी स्टैंडर्ड पैटर्न्स पार्टनरशिप के दिखने शुरू हो गए। आइए पार्टनरशिप के प्रश्नों का जो स्तरीय लेवल हो सकता है यूपीपी तक का, वहाँ तक हम कवर कर लेते हैं और इसके बियॉन्ड तो इधर उधर नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए पढ़िए। ए और बी हैं, एक संयुक्त फर्म, एक मतलब कंबाइन उन्होंने बिजनेस शुरू किया। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। ए का निवेश बी के जितना बी निवेश करता है उसका ट्रिपल बी निवेश करता है, तथा उसके निवेश की अवधि जो समय है बी के निवेश की अवधि की दुगनी थी। जितने समय तक बी अपने को व्यापार में शामिल करेगा, बी ए जो है उससे डबल टाइम तक अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। यदि बी को इस व्यापार में 4,000 रुपये का लाभ होता है तो दोनों का संयुक्त लाभ कितना था। एक बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, किसी भी बिजनेस की बात करिएगा, जो निवेश होगा, निवेश का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है। निवेश का अनुपात बराबर क्या होता है, लाभ का अनुपात होता है। निवेश दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो धन पर मतलब कितना पैसा लगा, और समय कितने समय तक के लिए लगा। धन और समय को कंबाइन करने से ही निवेश प्राप्त होता है। अब यहाँ पर दो व्यक्ति थे, एक तो ए था, दूसरा कौन था, बी था। मैंने ए को रखा और बी को रखा। अब जैसे इसने कहा है, पहले तो निवेश, देखिए अगर हमें लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो हमें निवेश को तो प्लान करना ही पड़ेगा। इसने कहा ए का जो निवेश है बी के निवेश का तिगुना था। अगर इसका मतलब बी ने अगर 1 रुपये लगाए थे, ए ने 3 रुपये लगाए थे। ये धन की बात किया, हमने धन लिखा यहाँ पर। समय की तरफ चलते हैं। समय की बात देखो, ए का जो समय था, देखिए लिखा होगा यहाँ पर पढ़िएगा, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था तथा उसका निवेश, उसी का मतलब ए का, उसके निवेश की जो अवधि थी बी के निवेश की अवधि की दुगनी थी। तो बी का निवेश की अवधि अगर 1 थी तो इसका निवेश की अवधि कितनी थी, 2 थी। इस हिसाब से अगर हमने इनको कंबाइन किया तो इसका जो निवेश है 6 माना जाएगा और इसका निवेश 1 माना जाएगा। तो 6 और 1 का रेशियो बनेगा यहाँ पर, 6 और 1 का, अर्थात पहले का निवेश ए का अगर 6 माना तो बी का निवेश कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 और 1 का निवेश यहाँ पर डिफाइन होगा, ठीक है। अब इसमें इसका मतलब है ए का निवेश 6 है और बी का निवेश 1 है। जिस हिसाब से इन लोगों ने निवेश किया उस हिसाब से लाभ होगा। यहाँ पर लाभ किसको हुआ है बोलिए, लाभ यहाँ पर बी को हुआ है, और कितने का हुआ है, 4,000 का। तो ए का जो अनुपातिक भाग था बी का वो कितना था, 1 था। 1 बराबर 4,000 कर दीजिए। हमसे संयुक्त लाभ पूछा है, संयुक्त लाभ मतलब इनको कंबाइन करिए। 6 कितना होता है, 7, 7 चौके 28,000, अर्थात उस फर्म में उन दोनों को मिलकर के कुल 28,000 रुपये का लाभ हुआ था, जो ऑप्शन नंबर आपको 3 में दिया गया है। तो मुझे भरोसा है कि आपके समझ में आ गया होगा। 28,000 रुपये। अगर यहीं पर हमसे पूछा होता है कि ए को कितने का लाभ हुआ तो 6 का मान निकालते, 24,000 आता। चलिए क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आइए। इसका भी प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया। इस तरह से प्रश्न आपको 2 बार दिखे हैं इस परीक्षा में। आप समझिए इस प्रश्न का सिस्टम क्या है। व्यापार की एक साझेदारी में ए ने कुल पूंजी का 1/6 समय के लिए, अर्थात जितनी पूंजी लगी थी, कुल निवेश जो दोनों ने मिलकर किया था उसका 1/6 हिस्सा, कुल समय जितने समय तक के लिए व्यापार में पैसे लगाए थे उसके 1/6 समय तक के लिए ए ने व्यापार में अपना इन्वॉल्वमेंट रखा। बी ने 1/3 समय तक का, 1/3 धन को, जितना पूंजी लगी थी उसके 1/3 धन को 1/3 समय तक के लिए व्यापार में शामिल किया। शेष धन, जो बचा धन था, अगर तीनों ने मिलजुल कर लगाया था, शेष धन को सी ने कहा हम लगा देंगे, लेकिन सी का कहना हम पूरे समय तक व्यापार में रहेंगे, हम ऐसा नहीं कोई समय का आधा दिया, ऐसा कुछ नहीं। 9200 रुपये का कुल लाभ होता है, तो उसमें बी का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। आइए तीनों के हिस्से प्लान किए जाते हैं। प्लान करने से पहले एक बात समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसे जो धन थे और समय दोनों का भिन्नात्मक उपयोग किया गया है। तो समय के लिए पहले पैसे की बात करो, पूरे पूंजी का 1/6, पूरे पूंजी का 1/3। तो पूंजी अपनी 6 और 3 से कटने वाली संख्या चाहे 3 ही, चाहे 6 ही ले लो, चाहे 12 ले लो। अगर हमने पूंजी मान लिया 12, पूंजी कितना मान लिया हमने, 12 मान लिया, और समय भी उसी हिसाब से 6 और 3 से कटने वाली संख्या चाहे 6 मान लो चाहे 12, तो समय भी हमने मान लिया 12। चलो 12 मान करके हमने डिफाइन कर दिया। अब 12 भी मानकर चल सकते थे, समय मतलब 6 भी मानकर चल सकते थे। अब देखिए सबके निवेश की बात करते। ए ने क्या किया है, पूरी पूंजी का 1/6, पूंजी कितनी थी 12, 12 का अगर मैं 1/6 करूंगा, 1/6 करूंगा तो 2 रुपये आएगा। तो इसका मतलब 2 रुपये लगाए थे, कितने समय तक के लिए, पूरे समय का 1/6, 1/6 करेंगे, इसका भी वही चीज़ है, 2 रुपये, 2 समय आएगा, 2 महीना आएगा, 2 गुणे कर दीजिए। ऐसे बी की तरफ चलिए, तो बी ने पूरे समय का, पूरी पूंजी का 1/3 करिए तो 4 आया, और समय भी करेंगे तो 4 ही होगा।
और सी की अगर हम बात करें तो उसने बची पूंजी, तो पूंजी कुल कितनी थी बताइए, पूंजी कुल थी 12। ध्यान दीजिएगा, उसमें देखिए ए का हिस्सा 2 था, बी का हिस्सा 4 था, 4 2 कितना होता है 6, तो 6 6 12, तो बचा कितना हिस्सा 6। और कितने समय तक के लिए, पूरे समय तक के लिए, पूरा समय मतलब 12 महीने तक के लिए। इसमें थोड़ा डाउट लोग को होगा, लोग को लगेगा 4 2 6 6 ही से मल्टीप्लाई कर दे, यही कर देने से गलत हो जाएगा। इसने पूरे समय तक अपने आप को व्यापार में शामिल किया। अब जो कट जाए उसको काटे, जैसे देखिए 2 दूना 4, 4 कटा, 4 तियां 12, यहाँ 3 गया, मतलब 1 है 4 है और 6 त्रिक 18 है। ए इनके निवेश का अनुपात है 1 4 और 8, अर्थात 1 भाग ए का है, 4 भाग बी का है, 18 भाग सी का है। अब इसमें हमसे कहा कि यदि कुल 9200 रुपए का लाभ होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या, अच्छा 9200 जो मिला है तीनों का मिल के मिला है, तो 18 4 22 1 23, अनुपाती पदों को जोड़ दिया 23 आया। 23 बराबर आपने 9200 कर दिया, 1 बराबर 23 चौके 92 400 होता है। किसका हिस्सा, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा देखिए कितना है 4 है, तो बी का हिस्सा 4 है। यहाँ पर हमने बी का भाग लिखा 4, 4 को इससे गुणा किया, 4 चौके 1600, अर्थात बी को लाभ में 1600 रुपये प्राप्त होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पर दिया है, देखिए सी, थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन 1600 रुपये बी को मिलेगा लाभ के तौर पर। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका करेक्ट हल है और आप सबके अच्छे रिस्पॉन्स भी दिख रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, समझिए, बताइए हमें, और अगर कहीं समस्या होगी तो आप हमें कहेंगे तो उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे। और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर भी करते चलिए अपने रीच के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न देखिए, उसी टाइप का एक प्रश्न और बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है। राम और श्याम एक व्यापार में साझेदार हैं। दोनों व्यक्ति राम और श्याम एक व्यापार करते हैं। राम क्या कहता है कि कुल पूंजी का 1/4 भाग, जितनी पूंजी लगी थी उसका 1/4 भाग 15 महीने के लिए निवेश करता है। जितनी पूंजी लगी है उसका 1/4 हिस्सा 15 महीने तक के लिए निवेश करता है। श्याम श्याम का समझिएगा, श्याम कुल लाभांश का जितना फायदा होता है उसका 2/3 भाग प्राप्त करता है। तो बताएं कि श्याम की पूंजी इस व्यापार में कितने समय तक के लिए लगी थी। कुछ बातें समझिए, पूंजी का 1/4 भाग 15 महीने तक के लिए निवेश करने का अर्थ क्या है। इसका सेंस है, अगर हम इसको थोड़ा आपको डिफाइन कर दें ऐसे, पूंजी का 1/4 भाग, इसका मतलब समझिएगा, अगर पूंजी हमारी 4 है तो उसका 1 भाग राम का है और श्याम का 3 भाग होगा, ऐसे होता है इसका अर्थ। ठीक है, अगर पूरी पूंजी 4 है तो 1 भाग राम का है, श्याम का 3 भाग है। अब यहाँ पर एक और शब्द समझिए, इसको भी थोड़ा सा, लिखा है कि श्याम को कुल लाभांश का 2/3 भाग। इसका मतलब यदि कुल लाभांश 3 है तो श्याम को मिलेगा 2 भाग और राम को मिलेगा 1 भाग। ये समझिएगा, समझ रहे हैं। तो इसी से हम सब कंफर्म कर देंगे। हम सबको पता है कि लाभ का अनुपात बराबर निवेश का अनुपात। तो यहाँ पर हमने लिखा राम और यहाँ पर लिखा श्याम। सबसे पहले देखिए लाभ की बात, पहले हम निवेश की बात करते हैं। राम ने कुल पूंजी का 1/4 देखिए यहाँ प्रेजेंट किया। राम का भाग कितना है, पैसे में 1 है, और समय की बात करो 15 महीना, मैंने सिंपली लिख दिया 15 महीना। श्याम की तरफ चले, श्याम का धन बताइए कितना होगा, यहाँ कन्फर्म है ना, पूरी पूंजी का 1/4 तो राम ने लगाया था, तो 3 भाग श्याम ने लगाया होगा, 3 लिखिए। और समय नहीं पता, उसका समय ही हमको निकालना है। लाभ कैसे होता है, राम को देखिए कितना लाभ होता है, यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया 1, राम को 1 का लाभ है, और श्याम को कितने का लाभ है, देखिए 2 का, 2 लिख दीजिए। 3 × 5 = 15 होता है, यन उधर जाएगा तो यन बराबर 10 हो जाएगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 10 माह तक श्याम अपने आप को बिजनेस में लगाया था। 10 माह इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन, जो कि चौथे ऑप्शन में आपको दिया गया है। और बढ़िया प्रश्न था, अच्छे से आप लोग कनेक्ट करिए। अगर इन सब शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मिलाएंगे तो बहुत ओरल हो जाता है प्रश्न। क्लियर कर लीजिए, विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आपको ये बातें और ये प्रश्न समझ में जरूर आया होगा ना। आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न पर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का एक और है, ये भी बहुत शानदार सा प्रश्न है। पढ़िए क्या लिखा है। ए और बी ने साझेदारी में क्रमशः 2500 तथा 7500 की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। ए ने लगाए 2500 और बी ने लगाए 7500, दोनों ने मिलकर व्यापार करना शुरू किया। अब होता क्या है, ए जो है काम करने वाला साझेदार भी है, मतलब इसमें एक एक्टिव पार्टनर होते हैं और एक स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। एक्टिव पार्टनर काम करता है और उसकी सैलरी भी लेता है, वही कंडीशन है। ए जो है काम करने वाला साझेदार भी है तथा व्यापार के अंत में वह लाभ का 15% लाभ काम करने के उपलक्ष्य में प्राप्त भी करता है। जितना लाभ होता है उसमें 15% वह काम करने के लिए अपनी सैलरी के तौर पे ले लेता है। फिर जो पैसा बचता है उस पैसे का बंटवारा, जैसे मान लो अगर कहीं आप किसी जगह पर काम करो, व्यापार में कुछ पैसे लगाओ, आपका साथी भी आपके साथ पैसे लगा रहा है, लेकिन आप वहाँ वर्किंग भी हो, तो वर्किंग में अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसको सैलरी जाती ना, उसी प्रकार से आपको भी सैलरी एक्स्ट्रा आएगी। और फाइनली जब व्यापार में, सैलरी मतलब जो आपको मिला ना खर्चा है बिजनेस का,
जब फाइनली आपको भी सैलरी देने के बाद जो बचेगा वो फाइनल प्रॉफिट माना जाता है, और उस प्रॉफिट का बंटवारा फिर उसी हिसाब से होता है जैसा कि निवेश होता है, जिस प्रकार से इनपुट डाले होते हैं लोग। यहाँ कंडीशन यही है। देखिए हमने यहाँ पर 2 व्यक्ति देखे, एक तो राम है, दूसरा कौन है, श्याम है। ए है और सॉरी बी है, नॉट राम एंड श्याम, राम श्याम तो पिछले प्रश्न थे। एक ए है, दूसरा कौन है, बी है। ए ने लगाए हैं 2500, बी ने लगाए हैं 7500। इस हिसाब से अगर देखा जाए दोनों ने 1 और 3 के अनुपात में पैसे लगाए हैं। 1 और 3 के अनुपात में इन लोगों ने पैसे लगाए हैं। कंडीशन ये है कि जब लाभ होता है फाइनली, जो कि यहाँ पर दिया है कि 5200 का लाभ हुआ था, इस 5200 के हिस्से में ध्यान से देखना, इस 5200 में ये कहता है कि पहले मुझे 15% दे दो, तब बताओ तुम्हारे 5200, उसने कहा कि हमको 5200 का लाभ हो गया, दोनों आए बांटने के लिए। अरे कहा, ये कहा नहीं नहीं भाई, पहले 15% मुझे दे दो, तब सोचो लाभ क्या है। इसका जब मैंने 15% निकाला, 15% मतलब क्या होता है, 15/100 होता है। 5 या 15, 5 भी साम में 100 होता है। शून्य खत्म, 2 से डिवाइड करिए, 2 दूना 4, 2 छंगे 12, 26 गुणे 3 कर दीजिए, शून्य 26 तरीक कितना होता है, शून्य 3 छंगे 18, 3 दूना 780। 780 रुपये उसमें से निकल जाएगा, और 780 रुपये पहले ए को आकर मिल जाएगा। अगर ए यहाँ पर कहीं बैठा है तो ए को सबसे पहले 780 मिल गया, अभी वहाँ से भी लाएगा, अपने शेयर से भी पैसा लाए, ये तो उसकी मजदूरी है, काम करने के बदले मिली पारिश्रमिकी है। अभी सोचो कि कुल लाभ कितना हुआ। जो आपको लाभ 5200 दिख रहा था वो 5200 नहीं है, उसमें से 780 आप घटा दीजिए। शून्य 10 से 8 कितना होता है, 2, 11 से 7 4 होता है, और यहाँ पर भी 4, 4420 रुपये का कुल लाभ हुआ था। इस लाभ को इनके इस रेशियो में बांट दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अब यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि लाभ के तौर पर ए को, मतलब अपने शेयर में ए को कितना मिल रहा था। अगर शेयर कुल 4 का बनेगा तो 1 भाग मिलेगा ए को। तो चलिए शेयर जोड़ने पर कितना है, 4 है। 4 की तुलना किससे करिए, 4420 से करिए। 1 बराबर 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 5 20, 1105 हो गया। कुल मिला के 1105 किसका हिस्सा है, ए का हिस्सा है ना। अब इस 1105 में, इस 1105 में हम लोग इसको जोड़ देते हैं। 1105 में इसको जोड़ दिया तो यहाँ पर ए का ही पैसा पूछा था कि लाभ में पूरा फाइनली ए को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ। जोड़ के देखिए, 11 7 18, 1885 रुपये हो जाएगा। 1885 रुपये किसको प्राप्त हो जाएगा, ए को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बाकी बी को तो अपना हिस्सा ही मिलेगा वही, क्योंकि वो तो वर्किंग में था नहीं, ये वर्किंग के रहने की वजह से 780 एक्स्ट्रा पाया है। पहले वह 780 अपना निकालेगा खर्चे के तौर पर, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और जिस अनुपात में उन्होंने इनपुट किया था, जिस अनुपात में उन्होंने पैसे लगाए थे, उसी अनुपात में उनको लाभ का हिस्सा भी प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, देखिए ध्यान से कैसे करना है। एबीसी किसी व्यापार के लिए 47,000 का अंशदान देते हैं। तीनों लोग मिल करके 47,000 रुपये व्यापार में लगाते हैं। पढ़िए वर्किंग पढ़िए, क्वेश्चन नीट करिए। ए बी से 7,000 रुपये अधिक लगाता है, जितना बी लगाएगा ए उससे 7,000 ज़्यादा लगाएगा। बी जो है सी से 5,000 ज़्यादा लगाता है। यदि कुल 9400 का लाभ होता है तो बी का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। ऐसे में सबसे पहले इन तीनों का निवेश हमें प्लान करना पड़ेगा। निवेश में देखिए, सबसे पहले सी रखिए, फिर बी रखिए, फिर ए रखिए। भाई पैसे तीनों ने मिलकर 47,000 लगाए हैं, अलग अलग कितना लगाया है, किसने लगाया, कन्फर्म नहीं है। एक डिपेंडेंट है बी पर और बी डिपेंडेंट है सी पर, तो सी का हिस्सा अगर यन है, सी का हिस्सा क्या है, यन है, तो बी को सी से 5,000 ज़्यादा, मतलब 5,000 प्लस यन कर दिया, और ए को बी से 7,000 ज़्यादा, 7 5 12,000 प्लस यन कर दिया। ऐसे हमने रख दिया। तीनों को अगर हमने जोड़ दिया, तीनों को अगर जोड़ दिया तो 12 5 17,000 होता है। 17,000 प्लस 3n हो गया, बराबर कुल पैसे कितने लगे थे, 47,000 लगे थे। n बराबर मतलब 3n बराबर, अगर हम इसको घटाते हैं तो 30,000 होता है। इसका मतलब अगर यहीं से n सोचिए तो n का मान कितना हो जाएगा, दिख जाएगा आप लोगों को, यस n का मान कितना हो जाएगा, कंफर्म कर दीजिए। n का मान 3 से डिवाइड कर दिए 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये तय हो गया कि पैसे देखिए ऐसे लगे थे। इसका लगा था 10,000, कितना, 10,000, तो 10 में 5 जोड़ दीजिए, 15,000 इसका लगा था, और 10 में 12 जोड़िए, 22,000 इसका लगा था। ऐसे लगे थे पैसे तीनों का। ये 10 जीरो जो लास्ट में है उसको ख़त्म कर दीजिए। तो जब जीरो ख़त्म करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए 3 जीरो गए, ये 3 जीरो गए, ये 3 जीरो गए। इस प्रकार से अब इनके निवेश जो है तीनों के, ए बी और सी के 22 15 और 10 के रेशियो में है। 22 15 10 के रेशियो में है। और इस पूरे बिजनेस में जो उन लोग को फाइनली प्रॉफिट हो रहा था वो 9400 रुपये का हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, अनुपाती पदों को जोड़ दें। 47 आएगा जुड़ करके, 47 बराबर 9400 कर दें, 1 बराबर 200 हो जाएगा। किसका हिस्सा पूछा था, बी का, तो बी का अनुपाती भाग 15 है। 15 दूना 30,
3,000 रुपये बी को टोटल प्राप्त होगा, जो कि लाभ के तौर पर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 3,000 इस प्रश्न का जो 3 है, ऑप्शन नंबर 3,000 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है, एक पैटर्न इसको भी तैयार करके रखिएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, इससे ज़्यादा आपको नहीं परेशान करेगा प्रश्न, ठीक है। जितना पार्टनरशिप पढ़ा दिया, इस लेवल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा एज के प्रश्नों की तरफ चलिए। एज का भी वही सीन था जो इसका सीन था पार्टनरशिप का, क्योंकि एज में भी ऐसे ही आपको पहले प्रश्न नहीं दिया था, लेकिन फिर एज के प्रश्न भी आने शुरू हो गए हैं। प्रश्न जैसा मैं वर्डिंग दे रहा हूँ ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी। कमला जी की शादी 6 साल पहले हुई थी। उसकी उम्र, आज उसकी उम्र मतलब वर्तमान में, शादी के समय की उम्र की 1 सही 1/5 4, मतलब इसको लिखना चाहें तो 4 1 के 4 1 5/4 गुना है। मतलब आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 5/4 है। इसका मतलब शादी के समय अगर उम्र 4 के भाग में थी तो अभी की उम्र 5 के भाग में है। उसके लड़के की उम्र उसकी वर्तमान उम्र की 1/10 हिस्सा है, 10 गुनी है। तो उसके लड़के की उम्र हमको बतानी है कितनी हो जाएगी। देखिए हम कंडीशन बहुत आराम से इसको कंफर्म कर देते हैं। ये कमला जी हैं, कमला जी की वर्तमान उम्र और कमला जी की जब शादी हुई थी 6 साल पहले, उस समय की उम्र। हम अगर सोचे कि चलो कमला की उम्र उस समय n माने और अभी उम्र 5/4 n कर दें, दोनों के बीच 6 का अंतर करने को निकाल सकते हैं, बट वो टाइम टेकन प्रोसीजर है। जब ये साफ साफ कह रहा है कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई, तो हमने मेंशन कर दिया, मतलब डिफरेंस जब उनकी शादी हुई थी, शादी वाला समय है, ठीक है। शादी वाले समय से अब के समय में एज गैप कितने का है, 6 का है। जो रेशियो का सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि आज उनकी जो उम्र है शादी वाले उम्र की 5/4 है। इसका मतलब शादी के समय अगर उनकी उम्र 4 थी तो आज कितनी हो गई, 5 हो गई, अनुपातिक रूप से। इन दोनों में फर्क कितना है बोलिए, अनुपात में देखिए कितने का फर्क है, 1 का। रियलिटी में कितने का फर्क है, 6 का। 1 बराबर क्या कर दें, 6। हमसे अगर कोई पूछे कमला जी की जब शादी हुई थी तब उनकी उम्र कितनी थी, शादी के समय वो 24 साल की थी और अभी वर्तमान में उनकी उम्र कितनी हो गई, 30 साल की हो गई। इस समय कमला जी की उम्र 30 साल है। उनका जो बेटा है सन, इस समय उनकी उम्र का 1/10 है। तो उनकी उम्र 30 है तो 30 का 1/10 करिए, 3 वर्ष का बेटा है उनका, 3 वर्ष का बेटा। यही हमसे पूछ लेता जब कमला का बेटा हुआ था तो कमला जी की उम्र कितनी थी। आपसे अगर पूछूं तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। कमला का बेटा इस समय अगर 3 साल का है तो कमला का बेटा जब हुआ होगा तो उस समय वो 27 साल की रही होगी, ठीक है। 24 साल की उम्र में उनकी शादी हुई है, 3 साल बाद अर्थात 27 साल की उम्र में उनको बेटा हुआ होगा, जो इस समय 3 साल का है। आशा करता हूँ ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्नों को खूब अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा, मेरी बात मान करके, ठीक है। वैसे मानते हैं आप लोग सारी बातें, लेकिन इसको और ज़्यादा मानिए। अगला प्रश्न देखिएगा, एज रिलेशन का पढ़िए। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। प्रेजेंट में 7 और 4 के अनुपात में रेखा और रश्मि है। अब से 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 3 साल बाद उनकी जो आयु का अनुपात होगा वो 8 और 5 का अनुपात होगा। रश्मि की वर्तमान उम्र हमसे पूछा है, रश्मि की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी। देखिए रेखा है, ये रेखा है, ये रश्मि है, ठीक है। रेखा है, रश्मि है, ये वर्तमान की स्थिति है और वर्तमान से बाद की स्थिति है। कितने बाद की बोल रहा है, 3 साल, 3 साल बाद की स्थिति है। वर्तमान में उन दोनों की जो एज का रेशियो है वो कितना दिया है, 7 और 4 का है, 7 और 4 का है। ये देखिए ध्यान से, 3 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 और 5 का हो जाएगा। 3 साल बाद का मतलब होता है दोनों में 3-3 जुड़ेगा। जैसे अगर मान लो इस समय इनकी उम्र 14 थी, इनकी उम्र 8 थी, तो 3-3 दोनों में जुड़ेगा। 3 इसमें भी जुड़ा, 3 इसमें भी जुड़ा, दोनों में 3-3 जुड़ा। 3-3 जुड़ना मतलब समान जुड़ना। क्या समान तो जुड़ रहा है, चलो एज में, क्या रेशियो में गैप सेम है, 1 का और 1 का। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको समान गैप दिख रहा है। अक्सर आप देखते हैं कि प्रश्नों में जब एज गैप भले सेम होता है लेकिन रेशियो गैप सेम नहीं होता है। तो हमारी कंपैरिजन करने की स्थिति तभी बन सकती है जब हम रेशियो के गैप को भी सेम कर लें। अब इस समय हम 1 की तुलना 3 से करेंगे और कहेंगे 1 बराबर यदि 3 है। किसकी उम्र पूछा है, रश्मि की वर्तमान उम्र। तो रश्मि कौन है, ए है रश्मि, ठीक है। रेखा थी पहली वाली, रश्मि अभी। वर्तमान का मतलब 4, 4 गुणे 3 कर दीजिए, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12। इस समय रश्मि पूछा है ना, रश्मि की वर्तमान उम्र 12 है, तो 12 इसके लिए राइट सोल्यूशन है। चाहे जबकि पूछ ले, वर्तमान बाद का पूछ लेता, ठीक है, तो बाद का पूछता 3 × 5 = 15 कर देते। जबकि भी पूछता, जिसकी भी उम्र पूछता, रेखा की वर्तमान उम्र कितनी है, 3 × 7 = 21 साल है, तो जिसकी भी पूछता हम लोग कंफर्म कर देते। 12 इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन माना जाएगा।
अच्छे से आप लोग इसको तैयार करिएगा। अगले प्रश्न पर आइए, इसको पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पुलिस लेवल का। क्या है पढ़िए, जब पिता की आयु 54 साल थी, फादर 54 साल के थे, तब उन दो बहनें थी, दो बहनें मतलब उनकी बेटियां थी, उनकी आयु के बीच 4 साल का अंतर था। मतलब एक छोटी रही होगी 4 साल, दूसरी 4 साल बड़ी रही होगी। पिता माँ से 2 साल बड़े हैं, माता जी इसका मतलब 2 साल छोटी है पिताजी से। छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है। बड़ी बहन की आयु का पता लगाओ, क्या होगा? उत्तर दीजिए कमेंट करके। चलिए मैं तब तक लिखता हूँ, समझता हूँ, आपको बताता हूँ कि फादर हैं, इस समय 54 साल के हैं। मदर, पूरा पढ़ना पड़ता है ऐसे प्रश्नों में। माता की आयु पढ़ लीजिए, पहली वर्डिंग, पिता से 2 साल, पिताजी माताजी से 2 साल बड़े थे, तो माताजी 52 की रही होगी। ठीक है। जो दो बहनें हैं, इनकी दो बेटियां हैं एक तरह से, एक अगर यन की है, दूसरी यन प्लस 4 की है। करेक्ट है। तो इसका मतलब ये छोटी है और ये बड़ी है, ये स्मॉलर सिस्टर है और ये एल्डर सिस्टर है, बड़ी बहन है। करेक्ट है। ये छोटी बहन है, बड़ी बहन है। अब इसमें हमसे कहा कि जो छोटी बहन है वो माता जी की आधी उम्र है। आधी उम्र मतलब 26 साल है, यही तो बोला है ना। छोटी बहन जो है माँ की आयु की आधी है। तो बड़ी बहन की उम्र बतानी है, सिंपली 4 जोड़ दें। 4 जोड़ेंगे तो बड़ी बहन की उम्र इस समय कितनी होगी? 30 साल। तो 30 साल इस समय बड़ी बहन की उम्र होगी। आप सभी को ऑप्शन नंबर डी दिख जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल के रूप में। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तेज रिलेशन अपनी पुलिस परीक्षा के लिए इसी तरह के पैटर्न को आप तैयार करिए। और अगले प्रश्न पर आइए। अब आपको आता है प्रश्न एलिगेशन का दिख रहा है। ठीक है, किसका? एलिगेशन का, मिश्रानुपात का। चलिए एलिगेशन के शानदार से प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, जो चीजों का बंटवारा करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छे से पढ़िए। प्रश्न क्या है? सब कुछ कंबाइंड है। 56 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 20 किलोग्राम चावल में, चावल था जिसका रेट था 56 रुपए पर केजी, मात्रा कितनी ली गई? 20 किलोग्राम। 36 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले चावल की कितनी मात्रा मिला दें, कितना मात्रा मिला दें अगर व्यापारी मिश्रण को 48 रुपए प्रति किलोग्राम की भाव पर बेचे तो उसे 20% का लाभ मिल जाए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आइए हल करते हैं। देखिए 2 प्रकार के चावल हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब चावल दाल खरीदने जाते हो दुकान से तो अलग अलग भाव के सामान दिखाए जाते हैं कि ये वाला इस रेट का, ये वाला इस रेट का, ये वाला इस रेट, इस तरह से रेट बताए जाते हैं। इसका मतलब सबकी क्वालिटी अलग टाइप की होती है। वो कहते हैं ना, पूछते हैं जब हम कि भैया इसका रेट क्यों फ़र्क है, तो कहते हैं भाई इसमें स्वाद में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है, ये सब चीज़ें हमें दुकानदार बताते हैं। वही चीज़ है। 2 प्रकार की दालें हैं, चावल हैं। एक पहला प्रकार है, दूसरा प्रकार है। पहले प्रकार का जो रेट है 56 है और मात्रा कितनी है? 20 किलोग्राम है। ठीक। दूसरे प्रकार का रेट कितना है? 36 रुपए है। मात्रा हमको नहीं पता है, मात्रा नहीं पता है। मिलाया तो और मिला के हमने बेचा तो हमको 48 रुपए का तो बिका, मैंने उसको रेट लगा दिया 48, लेकिन 48 रुपए जो रेट है वो 20% के फायदे का है। अगर आपने गलती से एलिगेशन में 48 यहाँ बीच में रख दिया तो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यह विक्रय मूल्य है, यह बाकी जो थे वो क्रय मूल्य थे, वो सब लागत थे। तो आपको सबसे पहले इससे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ये जो विक्रय मूल्य आया है 20% के लाभ पर आया है। हम थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। 20% मतलब 1/5, अर्थात अगर 5 हमारा क्रय मूल्य था तो 1 जुड़ करके उसमें 6 हमारा विक्रय मूल्य होगा, जो कि 48 दिया है। तो क्रय मूल्य मतलब 5 हमारा हो जाएगा, 6 8 48, 8 पंचे 40, 40 रुपये उसकी लागत होगी। अर्थात 40 को आपको बीच में रखना होगा एलिगेशन के लिए। यहाँ से जब हम एलिगेशन लगाते हैं, मिश्रानुपात लगाते हैं, तो दोनों प्रकार के सामानों की संख्या का अनुपात बन जाता है। आइए संख्या का अनुपात डेवलप करते हैं। पहले रेशियो डिफरेंस करिए। 16 का डिफरेंस है और 4 का डिफरेंस है। 4 1 के 4 है, 4 चौके 16, 1:4 का अनुपात है। इसका मतलब 1 भाग अगर पहला है तो 4 भाग दूसरा होगा। अब 1 भाग का मान अगर 20 है तो 4 भाग का मान बोलो कितना होगा? 20 × 4 होगा, 20 चौके 80 होगा। कन्फर्म हुआ कि नहीं? तो 80 किलोग्राम हमें मिलाना पड़ेगा। मतलब कन्फर्म हो गए होंगे आप लोग। कैसे? देखिए 1 × 4 हो, 1 × 20 हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ भी 4 × 20 करिए। 4 × 20 करेंगे तो कितना आएगा? 80। तो 80 किलोग्राम अगर आप मिलाओगे दूसरे प्रकार का, तब जाकर किस रेट में बेचने पर उसको ऐसा बेनिफिट हो पाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में सबको आया होगा। ठीक है। इस तरह के प्रश्नों पर भी फोकस अपना करिए। सब लोग दिमाग में ऐसे प्रश्नों को सेट करिए। अगले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन ये है, एक बर्तन ए है जिसमें 25% दूध है तथा एक बर्तन बी है जिसमें 30% दूध है। ठीक है, 2 प्रकार के बर्तन हैं। अब 25% दूध होने का मतलब क्या है? जैसे अगर हमने यहाँ बर्तन ए रखा और हमने आपसे कहा 25% दूध है बर्तन ए में, इसकी स्थिति ये देखो ऐसे है। इसका दूसरा भाग उसमें पानी होगा,
क्योंकि दूध की तुलना पानी के साथ कंपेरिजन किया जाता है। 25% ए बताएगा, जैसे 25% हमसे दूध की बात किया है तो 25% का मतलब जनरली हम सब जानते हैं 1/4 होता है। इसका मतलब थोड़ा सा इसको हम यहाँ से हटा करके आपको शॉर्ट में बता दें, अगर हम उस पूरे लिक्विड को जो बर्तन ए हमने सोचा है, अगर उसमें 4 टोटल अमाउंट है, कितना है 4 टोटल अमाउंट है, तो 1 भाग दूध है 3 भाग पानी है। समझ रहे ना? 25% दूध का मतलब ऐसे सिंपली लिख दो 25% दूध तो 75% पानी, 100 मिला दीजिए। या 4 भाग अगर कुल लिक्विड है तो 1 भाग दूध है तो 3 भाग पानी है। दूसरा जो हमारे पास लिक्विड है, दूसरा बर्तन है, उसमें 30% दूध है, तो 30% को अगर भिन्न में लिखेंगे 3/10 होता है। यहाँ भी ऐसे इसको ब्रेक कर दीजिए, मिल्क एंड वाटर है, 3 भाग यहाँ दूध होगा, 7 भाग पानी होगा, टोटल भाग कितना हो जाएगा 10 भाग हो गया। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक बर्तन ए में क्या है, बर्तन बी में क्या है। अब इनको देखिए मिलाया कैसे जाएगा। चलिए हम सबसे पहले बर्तन ए की बात करते हैं, फिर बर्तन बी को भी लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, बर्तन ए को भी लिया और बर्तन बी को भी लिया। कैसे किया जाएगा? इसमें भी आपने देखा कि मिल्क था एंड वाटर था, इसमें भी आपने देखा कि मिल्क था एंड वाटर था। कैसे था देखिए पढ़िए। इसमें कैसे, जैसे अभी जो नीचे हमने प्रेजेंट कर दिया है, आपको कंफर्म हो गया कि 1 भाग दूध है 3 भाग पानी है। यहाँ पर 3 भाग दूध है 7 भाग पानी है, क्योंकि प्रश्न में लिखा है बर्तन ए के 6 हिस्से तथा बर्तन बी के 4 हिस्से लिए जाते हैं और उठा के उन्होंने सबको मिला के एक बर्तन सी में डाल दिया। वहाँ पर दूध की प्रतिशतता हमसे पूछ रहा है कि दूध कितना परसेंटेज है। आराम से देखिए करेंगे, लेकिन इसके पहले इनकी क्वांटिटी को सेम करो। क्वांटिटी सेम देखिए कैसे होगा, समझिएगा इस बात को। क्वांटिटी सेम करना है तो आपको पहले इसकी जो है, इसकी पहले क्वांटिटी देखनी है कितना है। 3 1 कितना है 4 है, और ये 3 7 कितना है 10 है, तो 2 दूना 4 होता है, 2 पंचे 10 होता है। 5 का गुणा आप इसमें कर दो, 2 का गुणा आप इसमें कर दो। जैसे ही 5 का करेंगे 5 होगा और ये 5 15 होगा, ये 5 और 15 हो गया। इधर चले आइए तो 2 3 दूना 6 होगा, 2 3 6, 2 7 14 हो गया, 6 और 14 हो गया। अब क्वांटिटी जोड़िए, 15 5 20 होता है, 14 6 20 होता है, क्वांटिटी सेम हो गई। अब जैसे इसने कहा था, क्या कहा था बोलिए, बर्तन ए का 6 हिस्सा, मतलब इसमें आप 6 से गुणा कर दो, और बर्तन बी का 4 हिस्सा 4 से गुणा कर दो, और उठा के एक बर्तन सी बनाओ। देखो कैसे बनेगा। बर्तन सी में जैसे स्थिति आएगी तो यहाँ पर भी मिल्क रहेगा, यहाँ पर भी वाटर रहेगा। कैसे? 6 पंचे 30, मिल्क इसका रख दीजिए, ठीक है, 6 पंचे 30, और 6 चौके 24, यहाँ पर इसका मिल्क रख दीजिए, दोनों मिल्क रख लीजिए। इसी प्रकार से 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, और 14 चौके 56, 14 चौके 56 जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 54। कितना हो गया 54, और ये कितना हो गया 6 हो गया, 9 5 14 146 हो गया, 9 5 14 146 हो गया। अब इसने हमसे पूछा क्या है, पढ़िए थोड़ा सा वर्डिंग को। इसने पूछा कि नए बर्तन में दूध की परसेंटेज, दूध की प्रतिशतता बताओ कितनी है। अब दूध यहाँ पर 54 है, दूध कितना है आप पढ़ के देखिए। दूध यहाँ पर 54 है और पानी कितना 146 है, टोटल क्या है। तो हमको दूध का परसेंटेज बताना है, तो दूध का भाग अगर 54 है तो 54 गुणे आप 100 करिए, बटे टोटल क्वांटिटी आप उनको जोड़ कर देखिए 200 आएगा। 200 से भाग करिए, देखिए खत्म, 2 से 27 बार गया, तो 27% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। तो नए बर्तन जो सी है उसमें दूध की परसेंटेज आपकी कितनी आ रही, 27%। एक बार फिर अच्छे समझ लीजिएगा, जो मैंने ए पैटर्न बताया वो आपको समझ में आया होगा। उसी हिसाब से मैंने ए में दूध की भाग और पानी का भाग, बी में दूध का भाग और पानी का भाग, हमें उनके प्रत्येक से कुछ पार्ट लेने से पहले उनकी क्वांटिटी को सेम करना होगा, तभी हम निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वांटिटी सेम किया, फिर उसका 6 भाग किया, उसका 4 भाग किया, दूध दूध मिला दिया, पानी पानी मिला दिया, दोनों का नया रेशियो बना दिया। रेशियो क्या है, क्वांटिटी को प्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें दूध की परसेंटेज निकालना है, तो दूध गुणे 100 बटे टोटल मात्रा अगर हम कर देंगे तो 27% यहाँ पे राइट सोल्यूशन आपका बन रहा है। ये बढ़िया शानदार सा प्रश्न है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे देखिएगा, 50 लीटर के एक मिश्रण में, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए, 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात 3:2 है। 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए। ये बढ़िया प्रश्न है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एलिगेशन और मिश्रण दोनों कनेक्टिविटी दिखा देगा। 50 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है, 50 का मिश्रण है, इसमें 2 चीज़ है, शराब है, सोडा है, तो वाइन एंड सोडा, वाइन एंड सोडा देखिए इस तरह से हम लिख देते हैं, वाइन एंड सोडा। क्या रेशियो है अभी देखिए वाइन एंड सोडा का, यहाँ पर 3:2 के फॉर्म में है। हम चाहते हैं कि यह 6:7 में हो जाए, 6:7 में हो जाए। इसके लिए हमें बढ़ाना किसको है, पढ़ लीजिएगा, हमें सोडा बढ़ाना है। सोडा बढ़ाना है मतलब शराब को सेम रखना है। तो सोडा तो बढ़ रहा है लेकिन शराब क्या सेम है, नहीं। तो शराब को सेम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। कैसे होगी, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो दोनों 6 6 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 2 से गुणा करते यह 6 होगा,
लेकिन इसको भी करेंगे तो 4 होगा। अब देखिए दोनों इक्वल तो हो गए, यहाँ से आपको वृद्धि दिख रही हो, कितने की दिख रही होगी, 3 की वृद्धि दिख रही है। इसी का मान हमको 3 का मान बताना है कि 3 की वैल्यू कितनी होगी। कैसे इसको डेवलप कर पाएंगे, पढ़ने की कोशिश करिए, समझिएगा। पहले की क्वांटिटी आप सोचो, जैसे टोटल 50 लीटर, कैसे भाई हम किसी वैल्यू को तभी निकाल पाएंगे जब कोई बेस होगा। वो 50 किससे प्रेजेंटेड है, पहले शराब और सोडा की मात्रा से। अभी शराब और सोडा में रेशियो कितना है, 6 और 4, पहले 3 2 था, ध्यान रखिएगा, 6 4 बनाया मैंने, 6 4 मिलकर कितना होता है 10, 10 बराबर मैंने किया 50, जो बढ़ा है वो वैल्यू कितनी है 3, 3 का मान कितना होगा 10 × 5 = 50, 5 × 15, आपको कितना बढ़ाना होगा 15 लीटर। तो 15 लीटर आप सोडा बढ़ा दें तो जाकर के रेशियो जो 3 2 का था वो 6 7 का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। ये बढ़िया प्रश्न था, इस तरह से बहुत ही प्रश्न आपने किए हैं। इसको आप चाहें तो थ्योरेटिकली भी जैसे हम ट्रेडिशनल करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका, इसी टाइप से आप लोग इसकी प्रिपरेशन करिए। मैं देख रहा हूँ आपके रिस्पॉन्स अच्छे हैं, अच्छे से आप लोग इसको कवर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, करिए इसको। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण, दो प्रकार के मिश्रण हैं। एक की क्वांटिटी है 20 लीटर, दूसरे की क्वांटिटी है 36 लीटर। स्प्रिट और पानी का जो अनुपात है 3 7 का और 7 5 का है। दोनों मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाता है। अब नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, जो नया मिश्रण बनेगा उसमें स्प्रिट और पानी का ये बढ़िया है। देखिए जैसे हमने कहा कि पहले 20 लीटर वाला रख लीजिए, 20 लीटर वाला, और दूसरा कितना है 36 लीटर वाला है। दोनों को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है। कैसे देखिएगा, यहाँ पर स्प्रिट है एंड वाटर है, क्या रेशियो दिया है देखिए। इस पहले जो मिश्रण था उसमें जो 20 लीटर की मात्रा थी, स्प्रिट एंड वाटर 3 और 7 के अनुपात में थे, 3 और 7 के अनुपात में थे। और दूसरे में देखिए स्प्रिट एंड वाटर की जो वैल्यू है 7 और 5 के अनुपात में थी। कह रहा दोनों की मात्राओं को मिला दिया, मिलाने से जो नया हमारे पास बना नया मिश्रण, उसमें स्प्रिट वाटर का रेशियो क्या बनकर आएगा। तो चलिए क्वांटिटी ले लीजिए, सिंपल सी बात है। अनुपाती पदों को जोड़ो, 10 है, 10 बराबर आपका ऊपर कर दो, देखो कितना है 20 है, 1 बराबर 2 होगा, तो यहाँ से स्प्रिट जो होगा 3 बराबर 6 होगा, और जो पानी होगा वो आपका 7 कितना हो जाएगा बताएं, यहाँ से 7 लाते हैं, 7 आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये स्प्रिट है और ये वाटर है, ये पहले से आया। दूसरे से देखिए 7 5 कितना होता है 12, 12 की क्वांटिटी किसके कंपेरेबल है 36 के, 1 बराबर 3, यहाँ स्प्रिट कितना होगा 21, यह स्प्रिट है ध्यान दीजिएगा, और वाटर देखिए 5 है, तो 5 बराबर 5 × 15, ये वाटर है। अब दोनों के स्प्रिट एंड वाटर को कंबाइन कर दीजिए। कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए स्प्रिट लिया, स्प्रिट यहाँ पर कितना है, स्प्रिट यहाँ पर 6 है, ठीक है 6 है, और यहाँ पर स्प्रिट कितना है 21 है। वाटर की बात करो, यहाँ पर वाटर कितना है 14 है, और वहाँ पर वाटर कितना है 15 है, तो 21 से 27 होता है, और 14 15 29 होता है। 27 और 29 का रेशियो बनेगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसमें कुछ ही नहीं करना था, एकदम सिंपल प्रश्न था, बस वैल्यू निकाल करके आपस में मर्ज कर दीजिए, आंसर आपको 27 29 का जनरेट होता नजर आएगा। तो आशा है कि ये भी समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। इस तरह के प्रश्नों पर भी अपना फोकस बना लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी टाइप का देखिए एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको पढ़िए, रीड करिए क्या लिखा है। एक पात्र में 63 लीटर सेब रस और पानी का मिश्रण है। 63 लीटर की टोटल क्वांटिटी है, सेब रस है और पानी है। सेब रस और पानी का जो अनुपात है 3 4 का है। इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, 14 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 6 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में सेब रस लगभग कितने % हो जाएगा। बढ़िया है, देखिए कैसे करते हैं, समझिए। अपने पास कुल 63 लीटर का मिश्रण था, दो चीज़ें थी, एक एप्पल का जूस था और वाटर था। क्या रेशियो था इसका, एप्पल जूस और वाटर का 3 और 4 का था, 3 और 4 का रेशियो था। कह रहा है इसमें से पहले तो क्वांटिटी समझ लीजिए, क्वांटिटी थी कितनी, क्वांटिटी क्या क्या थी, 4 3 कितना होता है 7, 7 बराबर ऊपर देखो कितना है 63, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 बराबर भाई पहले 1 निकाल दे तो इससे आसान रहता है, 1 निकाल दो तो कितना हो गया 9, तो 3 बराबर 3 9 27, और 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 9 36, करेक्ट है। तो यह 27 लीटर या 36 लीटर है। अब इसमें से हुआ क्या, ध्यान से पढ़िएगा। इसने लिखा है 14 लीटर मिश्रण जब निकाला, मैंने जब इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाला, तो 14 निकलने का मतलब है 14 निकलने का मतलब इसी रेशियो में निकलेगा भाई। 14 निकलने का मतलब पूरे मिश्रण से निकल रहा है, और उसमें इस एप्पल जूस भी निकला, सेब का रस और पानी दोनों निकला। 14 निकलने का मतलब क्या क्या निकला, पूरा मिश्रण निकला। लेकिन ध्यान देना, अगर इसको भी हम 3 और 4 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अर्थात 7 कर लें, 7 बराबर 14 कर दें, 1 बराबर 2 कर दें, तो इसका मतलब 3 दूना 6, 3 बराबर 6 होगा और 4 बराबर 8 होगा। 6 लीटर आपका सेब निकलेगा, सेब का जूस निकलेगा,
और 8 लीटर आपका पानी निकलेगा। समझ रहे हैं? तो देखिए अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम 14 लीटर टोटल मिश्रण निकाल रहे हैं तो उसमें से 14 निकालने का मतलब 14 कंप्लीट निकल रहा है। इसका मतलब अगर हम 14 को कंपेयर करें इन दोनों के अनुपात के हिसाब से तो 7 है, 7 बराबर 14, 1 बराबर 2, 3 बराबर 6, 4 बराबर 8, मतलब इसमें से 6 लीटर सेब निकलेगा, सेब का रस, तो 21 लीटर बचेगा, और पानी निकलेगा तो 28 में 28 निकलेगा 36 में, तो 28 लीटर ही पानी बचेगा। अब अगली लाइन पढ़िए, कहा है कि 6 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। अगर 6 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाएगा तो 28 8 कितना हो जाएगा बताइए, 28 6 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। सेब तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन हमको करना नहीं है। अब हमसे प्रश्न में कहा है कि इस नए मिश्रण में, पढ़िए, नए मिश्रण में सेब रस लगभग कितने % होगा। नए मिश्रण में सेब रस 21 है, पानी 34 है, और टोटल अगर जोड़ दो तो कितना है, 31 और 34 और 21 है। तो सेब रस हमारा कितना % होगा, तो 21 लीजिए, गुणे 100 करिए, बटे आप दोनों को जोड़िए तो 4 1 कितना होता है 5, 3 2 कितना होगा 5, 55 हो गया। 5 11 बार 55 हुआ, 5 20 बार 100 होता है। 20 का मल्टीप्लिकेशन करिए, 21 दूना 42, 420 हुआ, बटा आप 11 कर दो, 11 3 33, 9 0 हुआ, 11 8 88 होता है, तो 38 समथिंग के आसपास आएगा। तो इसका मतलब 38% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो पहला ऑप्शन आपको दिया है। तो नए मिश्रण में सेब रस हमारा अब 38% रह जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, मुझे भरोसा है कि आपको समझ में भी प्रश्न आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलिए। ये देखिए अब आ गया टॉपिक नया आपका लास्ट, जो कि एवरेज का है। एवरेज का भी आप रोल देख ही रहे हैं, कितना बढ़िया रोल है। आपको 2 से 3 प्रश्न दिख रहे हैं एवरेज के, औसत के। इस तरह का प्रश्न एक आपको परीक्षा में दिखा था, जो कि स्क्वायरिंग बेस फार्मूले पर आधारित था। आपको 2 नंबर दिए गए थे, x और 1/x, और कहा था कि उनका औसत जो था p है। हमसे x स्क्वायर प्लस शायद 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत पूछा गया था। तो औसत का मतलब सबको पता है कि योग बटा क्या है, संख्या, योग बटा संख्या। अगर कभी जैसे हमारे पास मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, एक x है, दूसरी 1/x है, अगर इनका औसत दिया है p, औसत अगर p दिया है तो p को 2 से गुणा कर दें, क्योंकि संख्या 2 ही है, तो इनका जोड़ हो जाएगा, अर्थात x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। अब जो प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि x क्यूब प्लस x क्यूब और 1/x क्यूब का औसत पूछ रहा है, इसका मतलब यह कह रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब डिवाइड बाई 2, यही तो एवरेज होगा। x क्यूब और 1/x क्यूब का एवरेज मतलब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब डिवाइड बाई 2 पूछ रहा है। इसके लिए हमें चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखिए कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए अगर मैं क्यूबिक ऑन बोथ साइड कर दूं, क्यूबिक ऑन बोथ साइड करिए तो होगा x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस थ्राइस ab करिए तो कितना होगा, x इंटू 1/x केवल 3 हो जाएगा। और x प्लस, मतलब रूल देखो आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ab, और अगले ब्रैकेट में a प्लस बी, वही हम फॉलो कर रहे हैं। a क्यूब लिखा हमने, x क्यूब, b क्यूब हमने लिखा 1/x क्यूब, थ्राइस ab करा तो x इंटू 1/x, केवल एक ही बचेगा। a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 2p दिया है, बराबर इसका होल क्यूब करिए, 2 दूना 4 दूना 8p क्यूब हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा, p क्यूब हो जाएगा। तो लिखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6p, उधर चला जाएगा घट करके 8p क्यूब माइनस 6p हो जाएगा, यस। अब औसत करना है तो बटे 2 करिए, यही तो औसत हो गया, इसका भी बटे 2 करिए। अब यहाँ से अगर हम कॉमन कर दे, जैसे 2p कॉमन कर दिया तो कितना हो जाएगा बताइए, 2p कॉमन करने से हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 3, डिवाइड बाई अगर हम 2 कर दे, 2 2 से कटा, तो p इंटू 4p स्क्वायर माइनस 3 ऐसा कहीं लिखा नहीं है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा अंतिम में, p का इसमें गुणा ही करिए, तो 4p क्यूब हो गया माइनस 3p हुआ, 4p क्यूब हो गया माइनस 3p हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन, इसका सही मान हो जाएगा, सही हल हो जाएगा। तो अच्छा प्रश्न है। स्क्वायरिंग पर भी ऐसे पूछा जाता है, तो उस पर भी वही करना है, स्क्वायर निकाल लीजिए, उसको 2 से डिवाइड करिए। 2 से इसलिए डिवाइड करें क्योंकि संख्या है, जैसे हम सबको पता है योग बटा संख्या ही औसत है, मैंने पहले से लिख दिया था, किसी की डिमांड है हमारे पास, तो उसी आधार पे हमने यहाँ पर वर्किंग करी है। तो चलिए सबका सही हो रहा है, पहला ऑप्शन सही है, 4p क्यूब माइनस कितना 3p द राइट सोल्यूशन। अगले प्रश्न पर आइए। इस प्रश्न को पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा है, जब दी गई संख्याओं n में से कुछ संख्या समूह है जिनकी क्वांटिटी n है, हाँ, दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है, उन सभी संख्याओं से 2 घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। जब हम संख्याओं में से 2 मतलब प्रत्येक में से 2 घटा रहे हैं,
पहले में से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, ऐसे पूरी संख्याओं में से अगर हम 2 घटा रहे हैं तो संख्याओं का योग 102 हो जाता है, मतलब घट करके कम हो जाता होगा। और उनमें प्रत्येक में अगर हम 5 घटा दें ना तो योग यहाँ पर और ही घट करके 12 हो जाए। तो दी गई n संख्याओं का औसत क्या है? औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। अगर उन संख्याओं का योग निकालना है तो आप ऐसे करिए, जैसे अगर हमने कहा प्रत्येक में से 2 घटा रहे हैं और संख्या कुल n है, तो इसका मतलब 2 गुणे n घटा होगा। जो हमारे पास टोटल नंबर था 2 गुणे n घटा हो। भाई अगर हम प्रत्येक से n घटा रहे हैं तो सब में से 2 2 2 2 2 2 2 2 तो कितने कम हुए होंगे? 2n कम हुए होंगे। 2n में अगर हम कम होकर के कितना हो गया? 102। अगर मैं 102 जोड़ देता हूं तो जाकर के हम उसी संख्या पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे, हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम प्रत्येक में से 5 घटा रहे हैं तो 5n कम होगा, और जुड़ करके घट करके हम 12 हो जा रहे हैं, तो अगर हम 12 जोड़ दें तो हम उसी संख्या के बराबर हो जाएंगे, यस हो जाएंगे। आप इसको समझिए, ऐसे कुछ है पैटर्न। जैसे मान लीजिए कुछ संख्याएं लिखी थी, सपोज करिए यहाँ मैं ऐसे वर्बल आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 है, 10 है, 15। अब मैं कह दूं प्रत्येक से 2 घटा दे, अभी जोड़ कितना है बताइए? जोड़ 15 10 25 5 30 है। अब मैं कह दूं प्रत्येक से 2 घटा दूं, तो प्रत्येक से 2 घटाने का मतलब यह 3 हो गया, यह 8 हो गया, यह 13 हो गया। 13 8 21 3 कितना हो गया? 24। 24 मतलब प्रत्येक घट करके, अगर हमने प्रत्येक से 2 घटाया तो यह संख्या घट करके क्या हो गई? 24। तो एक प्रकार से जो हमारे पास 24 है, अगर हम प्रत्येक से 2 घट रहा है, 2 मतलब 2 प्रत्येक से घट रहा और संख्याएं 3 है, गुणे 3 कर दें, 6 जोड़ देने से उसी जोड़ के बराबर हो जाएंगे कि नहीं? तो मतलब रियल जोड़ आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर हम प्रत्येक से 2 घटाए थे 2n कर दीजिए और उसमें से वही संख्या जोड़ दीजिए जो हो जा रही है, तो आपको रियल संख्या प्राप्त हो। उसी तरह से अगला भी है। अब n को एक तरफ करो, 3n हो गया, इसको इधर लाएं, 2 घटा और 90 हुआ, n बराबर आपका 30 हुआ। संख्याएं कुल 30 हो गई। अगर संख्याओं के योग की बात किया जाए, संख्याओं के योग की बात किया जाए तो योग चाहे ऊपर वाला इसको ले लीजिए, ए भी योग है, ए भी योग है, तो 30 गुणे 2 कर दीजिए प्लस 102 कर दीजिए, ठीक है, ये 60 हो गया, प्लस 102 करिए, 162 योग हो गया। औसत हमसे पूछ रहा है, औसत बराबर योग बटा क्या होगा? संख्या, योग बटा संख्या। योग कितना अभी भी निकाला? 162। संख्या कितनी है? कन्फर्म है 30 है। 30 से इसको डिवाइड करिए, 30 पंचे 150 होता है, 5 हुआ, 1 1 2 12 हुआ ना, 12 हुआ, तो मतलब एक तरह से फिर 30 कितना हो जाएगा? 30 पंचे ना, मतलब अगर हम 30 पंचे 150 ले जा रहे हैं, 150 के बाद 12 हुआ, 30 चौके 120 हो जाएगा, 5 दशमलव कितना हो जाएगा? 4। डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। कन्फर्म है ना? तो बढ़िया प्रश्न था। इस तरह के पैटर्न को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एवरेज तो जनरली हम पढ़ते हैं, लेकिन इस पैटर्न को अगर मिस किए हैं तो कन्फ्यूज होंगे एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, तो समझ में आया होगा आपको। अगले प्रश्न पर आइए। 40 संख्याओं का औसत दिया है 37। 40 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 37। इनमें पहली 26 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 44 है। 26वीं संख्या आपको बताना है। जैसे आपको पता है इस तरह का पैटर्न है, देखिए समझिएगा। 1 से लेकर कुल 42 तक संख्याएं थी। इन सभी का जो एवरेज दिया था उस 37 दिया था, 37। इसमें से कहा था पहली 26 मतलब प्रारंभ की जो 26 संख्या थी यहाँ तक, इन सभी का एवरेज दिया था 32, ठीक है। और कहा था अंतिम 17 का एवरेज दिया था 44। इसका मतलब ये जो संख्या थी ना आपकी ओवरलैपिंग थी, क्योंकि जोड़िए 26 और 17 तो ये हो जाएगा आपके पास 42 नहीं 43 हो जाएगा। ओवरलैपिंग नंबर था वो, जो 26वीं संख्या था इस समूह में भी थी, इस समूह में भी थी। अब आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसमें मिसिंग नंबर पूछा गया था। हम ओवरलैपिंग इसको करा दे रहे हैं क्योंकि मिसिंग मैंने कई कराए हैं। 26वीं संख्या आपको पता करनी है क्या होगी। ट्रेडिशनल पैटर्न भी दिमाग में रखिए। जैसे क्या, ये रखो संख्या, यहाँ लिखिए औसत, ठीक है, और आगे सोचिएगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ संख्या, औसत, और आगे के लिए हम बता दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले आप इतना पहले लिख लो क्या क्या पैटर्न दिया है। क्या 42 संख्या थी, औसत कितना था? 37 था। पहली 26 संख्याओं का औसत कितना है? बोलिए 32 है, 32 है। अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है? 44 है। ट्रेडिशनल तरीका ये होता है क्या, योग निकाल लो, योग, इनका इससे गुणा कर दो, इनका इससे गुणा कर दो, इनका इससे गुणा कर दो, इन दोनों को जोड़ लो, जोड़कर ऊपर से घटा दो, क्योंकि ये देखिए जुड़ करके आपका 43 हो रहा है, इससे ज़्यादा है, इसका मतलब एक नंबर 2 बार उपयोग में लाई गई। मैं इसको करने का आसान तरीका बता दूं, क्योंकि इस तरह से गुणा करना तो चलो प्रोसीजर आपको पता है, अगर कुछ नहीं आएगा तो यही करना है, लेकिन आसान तरीके से करिए तो ज़्यादा अच्छे से प्रश्न का उत्तर आप बता लेंगे। तरीका क्या है, ओरिजिनल संख्या 42 है, ओरिजिनल औसत 37 है, करेक्ट है। आप इसको चेक करके मुझे बताइए
कि यहाँ पर ओरिजिनल औसत से ए वाला औसत कितना कम है, बोले 5 कम है। ओरिजिनल औसत से ए वाला कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, करेक्ट है। अब आपको क्या करना है, पढ़िए थोड़ा सा, आपको क्या करना है समझिए अच्छे से। 26 गुणे 5 कर दीजिए, 26 गुणे 5 करिए तो 26 पंचे कितना होगा, 130, 5 छंगे 30 होता है, 5 दूना 10 3 13, 130 माइनस में। अब यहाँ पर 7 था ना, 17 सत्ते कितना होता, 119, प्लस 119 कर दीजिए, घटाइए तो 11 आया। माइनस में कि प्लस में कि माइनस में। अब माइनस अगर आया है तो आप ओरिजिनल औसत कितना था, 37 था, 37 में से 11 घटा दीजिए, 26 हो जाएगा रियल औसत। अगर ये प्लस में आता तो जोड़ देते, ठीक है, आपको पता चल जाता है कि वह जो 26वीं संख्या है सही में 26 है, ठीक है, सही में 26 है। अगर यही मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट होता, जैसे अगर ये दोनों जुड़ करके उससे कम हुए होते तो आप अगर माइनस में लाते तो जोड़ना पड़ता और प्लस में लाते तो घटाना पड़ता, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर इस पैटर्न का उपयोग कर रहे हैं। बाकी ट्रेडिशनल तो आपको मैंने बता ही दिया, उसका उपयोग आप करके जा सकते हैं। तो 26 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो 42वें मतलब इस तरह का प्रश्न आपको दिया गया था। आशा करता हूँ ये भी समझ में आपको अच्छे से आया होगा। अगले प्रश्न पर आइए, ये भी क्वेश्चन देखिए शानदार सा है, क्या है पढ़िए। 12 संख्याओं का एक समूह है जिसका माध्य 24 है, मतलब औसत 24 है। एक संख्या को हटा दें मतलब निकाल दें तो माध्य में अर्थात औसत में 3 की कमी हो जाती है। हटाई जाने वाली संख्या क्या है, ट्रेडिशनल भी समझिएगा, जनरल भी बता देता हूँ। यहाँ लिखिए संख्या और यहाँ लिखिए औसत, ध्यान से देखिएगा। आपके पास सबसे पहले देखिए कितनी संख्याएं हैं, 12। 12 संख्याओं का औसत कितना है, माध्य कितना है, 24। यदि एक संख्या निकाल दें, कम कर दें, संख्याएं कितनी होंगी, 11। माध्य मतलब औसत में 3 की कमी हो जाएगी अर्थात 21। अब आपसे पूछा हटाई गई अर्थात निकाली गई संख्या क्या होगी, तो इसके लिए तरीका वही ट्रेडिशनल भी है, योग निकाल लो, 24 गुणे 12, 21 गुणे 11, और उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि क्या निकला। दूसरा तरीका, जब कभी कोई समूह से निकले एक मान अगर निकला है, निकला ही तो है, और उसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप अगर पुराना औसत लेंगे तो नई संख्या के पास आना होगा, या नई संख्या लेते तो पुराने औसत के पास जाना। जितनी कमी है उस कमी को इससे गुणा करिए। -33 आया, कमी अगर है और निकला है तो जोड़ना पड़ेगा, 33 इसमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए, 3 4 7 होता है, 3 2 5 57 आएगा। अगर यही वृद्धि हुई होती तो घटाना पड़ता, तो 57 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। और यहीं पर अगर शामिल कोई होता है और यहाँ कमी होती तो घटाते और वृद्धि होती तो जोड़ते, क्योंकि समूह में जब कोई आता है तो अपना प्रभाव लेकर आता है, वह ज़्यादा है तो आकर चीज़ों को बढ़ाता है, कम है तो आकर चीज़ों को घटाता है। और जब कोई जाता है तो अपना प्रभाव लेकर जाता है, अगर ज़्यादा है तो कम करके जाता है और कम है तो ज़्यादा करके जाता है। इस पैटर्न को समझिएगा। बाकी ट्रेडिशनल भी अप्लाई करिए, 12 गुणे 24 कर लीजिए और 21 गुणे 11 कर लीजिए, डिफरेंस कर दिया, आपको वैसे भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, इतना डिस्टर्ब होने की नीड नहीं है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न पर आइए, क्वेश्चन देखो क्या है। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। 40 छात्रों के प्राप्त जो माध्य है 68 है। बाद में पता चला कि एक अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है, सही माध्य बताओ क्या होगा। ये प्रश्न होता है अक्सर गलतियों पर आधारित हो जाता है, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो गलती वाले इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या करना है इसमें। 40 छात्र थे और उनका जो माध्य 68 था। बाद में पता चला कि माध्य मतलब रियल एवरेज 68 दिया था। बाद में पता चला कि मतलब जैसे कभी ऐसा नहीं हो कि मैं आपको कुछ काम दे दूं कि चलो सबके जो है नंबर लिखो और इनका एवरेज निकालो। जब आप एवरेज निकाले तो मुझे आपके एवरेज को, जब आपने हमें प्रोवाइड किया 68, तो मुझे पता नहीं कि डाउट हुआ। हमने कहा नहीं भाई तुम गलत बता रहे हो। तो मैंने एक तरफ से सारे आंकड़े चेक किए तो पता चला कि एक आंकड़ा 25 जहां पर था उसको आपने गलती से 45 पढ़ लिया था। अपना ही नंबर जहां 25 लिखना था उसको 45 लिख दिया। तो आपने जो गलत, मतलब एक तरह से सही आंकड़ा 25 था और इसको आपने गलती से 45 लिख दिया। करेक्ट है, गलती से क्या लिख दिया, 45। तो कॉन्सेप्ट यही है कि हम अपने जीवन से गलती को हटाते हैं और सही को जोड़ते हैं अपने जीवन में, वही करना है। तो जो गलती हुई है 25, गलती जो हुई है 45 को आपको घटाना है और 25 को जोड़ना है। इससे फर्क क्या पड़ेगा बताइए। इससे फर्क आएगा 20 का, अर्थात 20 की कमी होगी। 20 की कमी ओवरऑल में होगी, लेकिन संख्या देख लो कितनी है, 40 है। तो आप क्या करो, 40 से इसको भाग कर दो। जैसे 40 से भाग करेंगे -0.5 आएगा। -0.5 आया, अर्थात जो रियल औसत आपका आया है अब वो 0.5 घट जाएगा। तो 0.5 इसमें जब घटाएंगे तो 67.5 आएगा, जो यहाँ पर डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। सीधा सीधा उत्तर है, कुछ नहीं खास करना था। करेक्ट है ना।
जो गलती थी 45 लिखा था आपने, लिखना क्या चाहिए था 25, तो गलती को घटाया और सही को जोड़ा, -20 है। -20 कुल अमाउंट हुआ, संख्या कितनी थी 40 से भाग किया, 40 पंचे 200 होता है, 0.5 होगा माइनस में, तो माइनस है तो रियल औसत में आपको जो आपका आया है उसमें से 0.5 घटा दीजिए, सही उत्तर आपका 67.5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपके इस प्रश्न का है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आ जाइए। 9 व्यक्ति हैं एक होटल में, बढ़िया, खाना खाने गए। ठीक है, सोचा कि चलो को खाना खाते हैं। उनमें से 8 ने अपने खाने पर 12 रुपए प्रत्येक खर्च किए। ठीक है, 8 ने सबने कहा कि हम सब ने 12-12 रुपए सबको लगाने हैं। 9वें ने क्या किया, 9 के कुल व्यय के, मतलब उन सभी का जो व्यय था, एवरेज था, कि औसत से 8 रुपए ज़्यादा खर्च कर दिया। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या थी? देखो कुल हमारे पास, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कुल हमारे पास 9 मित्र थे, 9 सब खाना खाने गए, सबने अलग अलग कंट्रीब्यूशन की बात करी। उसमें जो 8 थे, सॉरी यहाँ पर संख्या 9 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। यहाँ पर जो 8 मतलब 8 थे, 8 ने सभी ने क्या किया, पढ़िएगा, पढ़ते हैं। इसने लिखा उनमें से 8 ने अपने खाने पर 12 रुपए प्रत्येक ने खर्च किया। मतलब अगर देखा जाए प्रत्येक ने 12 खर्च किया तो इस हिसाब से 12 अट्ठे 96 रुपए खर्च हुआ है इनका, अगर देखा जाए, इनकी बात किया जाए। लेकिन इसने अगली वर्डिंग पढ़िएगा, 9वें ने सभी 9 के कुल व्यय के औसत से 8 रुपए ज़्यादा खर्च किया। अगर हमने कहा कि इन सभी ने औसतन x रुपए खर्च किया है, ये औसत है सबका खर्च, तो 9वें का खर्च कितना है बताइए? 9वें का खर्च जो होगा, 9वें का जो खर्च होगा पता है, औसत से कितना ज़्यादा है? औसत से 8 ज़्यादा है, औसत से 8 ज़्यादा है। अगर सबका औसत x है तो सबका औसत x है, तो 9वें का खर्च कितना हो गया? x + 8 हो गया, औसत से 8 रुपए ज़्यादा खर्च हुआ। अब यहाँ पर खर्च की बात करो, देखो कितना हुआ है, यहाँ पर खर्च की बात करिए तो यहाँ पर जैसे हम ऐसे सोच रहे हैं कि पूरा खर्च अगर सोचो तो 9 गुणे x है, अगर टोटल देखा जाए तो 9x है, करेक्ट है। इसका खर्च 12 अट्ठे 96 होता है, प्लस इनके खर्च की बात किया जाए तो x + 8 होता है, और एक पूरा खर्च अगर सोचो तो 9x होता है। कन्फर्म है कि नहीं? जैसे कैसे, सबने अगर x रुपए खर्च किए हैं तो कुल खर्च 9x हो गया टोटल। ठीक है, इनमें से 8 ने प्रत्येक ने 12 खर्च किया है, करेक्ट है। जो 9वां पर्सन था एक व्यक्ति, इसने क्या किया है, जितना औसत था उससे 8 रुपए ज़्यादा खर्च किया है, यही किया है, तो उसका खर्च तो यही हो गया, लिख दिया मैंने। इन सब का खर्च 96 हो गया, इसका खर्च x + 8 हो गया, और कुल खर्च 9x हो गया। इसको कंपेयर कर दिया, अब सोल्यूशन लिखिए कितना होगा। 96 लिखो, 96 और इसको पूरा जोड़िए, तो 96 प्लस कितना हो जाएगा, 96 8 104, 104 + x बराबर 9x हो गया। इधर जाएगा तो ये आपका x हो जाएगा, सॉरी 8x हो जाएगा, 104 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 104/8 हो गया। ठीक है, 8 × 8 होता है, 8 × 3 = 24, अर्थात एक तरह से सोचिए 13 रुपए एवरेजन खर्च है, मतलब औसत खर्च कितना है, 13 रुपए है। टोटल खर्च क्या है, देखो यहाँ लिखा है मैंने, 13 गुणे आप 9 कर दीजिए, 13 गुणे 9 117 रुपए टोटल खर्च हुआ है। 117 रुपए आपसे नंबर डी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। ये थोड़ा सा आप ले जा सकते हैं उस पर, क्या नाम है, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था उस पर जा सकते हैं, तो बढ़िया प्रश्न था। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, 9 मित्र थे, सभी खाना खाने का प्लान बनाए, उसमें से 8 ने प्रत्येक ने 12 रुपए खर्च किया, मतलब 96 खर्च किया। जो 9वां था थोड़ा स्मार्ट था, उसने कहा नहीं मुझे कुछ और चाहिए। उसने क्या किया, कहा कि जितना सबका एवरेज खर्च है उससे भी मैं 8 रुपए ज़्यादा खर्च करूँगा। हमने कहा चलो सबका एवरेज x है तो कुल मिला के खर्च 9x है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका खर्च x + 8 हो गया, बाकियों का 96 है, 96 + x + 8 कुल खर्च 9x है, ये x का मान 13 हो गया। ये x का मान 13 अर्थात एवरेज खर्च 13 है, 13 गुणे 9 कर दिए, 117 टोटल खर्च है। राइट सोल्यूशन 117 है, इस प्रश्न का करेक्ट हल है, आप सभी लोग देख लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन आज के सत्र का है, इसको भी खूब मन लगा के समझ लीजिए कि शायद ये भी आपको परीक्षा में कनेक्ट होता दिखे। एक छात्रावास है, हॉस्टल है, 90 तो उसमें कुल छात्र हैं, नए प्रवेश के कारण 30 नए छात्र भोजनालय अर्थात उसमें जहाँ खाने का मेस होता है उसमें शामिल हो जाते हैं। देखिए 90 छात्र रहते थे, 30 नए आए भोजनालय में, मतलब नए प्रवेश हुए और 30 आ गए। इसकी वजह से होता क्या है कि भोजनालय का जो दैनिक डेली जो खर्च था उसमें 560 रुपए की वृद्धि हो जाती, जो कुल खर्च होता था पर डे उसमें 560 बढ़ जाता है। जबकि जो प्रति व्यक्ति प्रति छात्र औसत व्यय है 10 रुपए, लेकिन घट भी जाता है, संख्या बढ़ जाने से प्रति छात्र जो औसत व्यय है 10 रुपए घट गया। भोजनालय का मूल व्यय क्या था, इसकी ऐसे देखिए, इसका ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करिए। यहाँ लिखिए संख्या, यहाँ लिखिए औसत खर्च प्रत्येक छात्र के ऊपर, एक छात्र के ऊपर औसत खर्च, और यहाँ लिखिए टोटल। ठीक है, ये टोटल
बातें समझिए कैसे। सबसे पहले देखिए कितने छात्र थे, सबसे पहले 90 छात्र थे। एवरेज खर्च प्रत्येक के ऊपर मान लो x था, ठीक है। 90 छात्र थे, प्रत्येक के ऊपर x रुपए 90 मतलब प्रत्येक के ऊपर खर्च था। कुल खर्च कितना रहा होगा 90x, ठीक है। कुल खर्च कितना रहा होगा 90x। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं। आगे बढ़िए। 30 नए छात्र आते हैं, संख्या देखिए बढ़कर कितनी हो जाएगी, 30 जब आएंगे तो 120 हो गई। प्रत्येक छात्र के ऊपर जो खर्च है वो देखिए औसत में कितने की कमी हो रही है, 10 की। 10 कम कर दीजिए, अब कितना हो जाएगी x माइनस 10, x माइनस 10। टोटल खर्च कितना आएगा बताइए, टोटल खर्च आएगा 120 गुणे x माइनस 10। और ये टोटल खर्च यहाँ लिखना चाहिए था मेरे को, ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहिए था 120 गुणे x माइनस 10, ऐसे लिख देते हैं। कह रहा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 560 के बराबर है। कितने के? 560 के। चलिए हल कर डालिए, कितना हो जाएगा 120x माइनस 12 दहम में 1200 हो गया। और इसमें से देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जैसे हम चाहें तो मतलब इसको थोड़ा सा पहले आपको स्टेटमेंट दिखा देते हैं। ये अब का खर्च है, ये तब का खर्च था जब बच्चे नहीं आए थे। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 560 का, मतलब अभी ज़्यादा हो गया है, ये पहले का था। इसमें से इसको घटा दीजिए, इसके बराबर कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन करिए। 120x हुआ माइनस ये 1200 हुआ, और इसमें से भी 90x घटा दीजिए, बराबर आपका 560 हो गया। घटेगा तो ये 30x हो जाएगा, और 1200 उधर जाएगा, 12 5 1760 हो जाएगा। देखिए अब 3 से इसको 3 से डिवाइड करिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 176/3 हो जाएगी। ऐसे रहने क्योंकि कटेगा नहीं है। ये है एवरेज खर्च, यही तो x था ना जो एवरेज खर्च था। ये टोटल खर्च कितना है देखो 90x, लिखो 90 गुणे 176 है ना बटे 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दिए 30 हो गया। 30 का मल्टीप्लिकेशन करिए, 0 हो गया, 3 छंगे 18 हो गया, 3 7 21, 21 1 22 की 2 हासिल 2 हो गया, 3 1 3 2 5 हो गया। 5280 रुपये कुल खर्च था। यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन कितना हो जाएगा बताइए, 5280 रुपये। ये करेक्ट है। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा प्रश्न भी आपको परीक्षा में दिख सकता है। एक छात्रावास में कुल 90 छात्र थे, नए प्रवेश 30 होते हैं। इसकी वजह से कुल खर्च जो डेली होता है उसमें 560 की वृद्धि होती है, और प्रत्येक छात्र के ऊपर जो बर्डन खर्च आएगा वो औसतन 10 कम हो जाएगा। तो मैंने कहा 90 पहले थे, औसत x था, हमने कुल खर्च 90x रख दिया, 30 बच्चे बढ़ गए, संख्या 120 हो गई, एवरेज में 10 की कमी, x माइनस 10 हो गया। अब खर्च इतना हो गया, पहले के खर्च से 560 ज़्यादा है। डिफरेंस किया x अर्थात एवरेज हमारे पास जो प्रति छात्र के ऊपर खर्च है 176/3 है। कुल खर्च के लिए 90 से आप गुणा कर दो। ये आपके सामने इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। ये सभी कुल 25 प्रश्न थे जो इतने सारे टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें हमने आपको एवरेज भी कवर करा दिया, पार्टनरशिप भी हो गया, मिक्सर एलिगेशन भी हो गया, एज भी हो गया, LCM SCF भी होगा। तो शानदार से सभी प्रश्नों को आपने कवर कर लिया। विश्वास है कि मैंने रिलेवेंट ही कवर कराया है, और वह कवर कराया जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें, सेशन को अच्छे से देख लें, हर तरह के कंफर्मेशन पे अपने आप को सेट कर लें, अपने आप को प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें, और परीक्षा के लिए पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए, परेशान बहुत ना हो, ठीक है। मुझसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन की लीजिए। अभी अब थोड़ी देर बाद QR लग भी जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। QR से हमसे जुड़े रहिए, इस व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, अपने फीडबैक भी दीजिएगा। बाकी मुलाकात फिर से नई क्लास में होगा। एक सेशन जैसे मैंने आपसे कहा था मैं और आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी अब संपूर्ण हो जाएगी। बाकी शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ। हमेशा के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, जिससे कि हम भी अपनी रीच में, अपनी कनेक्टिविटी में जो पॉसिबल हो हम आपको प्रोवाइड करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।